मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग बाद में आती है, पहले प्रोडक्ट आती है। जो इन्फ्लुएंसर है ना आजकल के दौर में, वो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। तहसीन भाई, आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मार्केटिंग इज़ अबाउट एडवर्टाइजिंग, इज़ अबाउट सोशल मीडिया, इज़ अबाउट प्रमोशंस। ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी तो होती हैं, जैसे परफ्यूम, तो मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म हो गए। तो प्रोडक्ट की फॉर्म है, ब्रांड है, मार्केट का ट्रेंड है, वो चेंज हो जाए। उसको एजुकेशन कंप्लीट करके आना चाहिए, इन द मील वेल भी वो आ सकता है। का जवाब दूंगा तो कहीं जो है वो ये एक कंट्रोवर्शियल जवाब ना हो जाए, फिर मैं भी सोशल मीडिया पे जो है वो लोग मुझे जो है वो मेरे कमेंट्स में आके जो है वो गालियाँ दे रहे हो। एआई का जो भी बहुत एक ज़्यादा बूम चल रहा है, राइट, ये रिप्लेस हो जाएगा एआई के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं सीईओ ऑफ सेंट एंड सीक्रेट ई कॉमर्स। फिजिकली भी, यानी कि ई कॉमर्स की दुनिया में जो लोग आना चाहते हैं, मेरे लिए तो बड़े इंटरेस्टिंग रहा है कि ये डिजिटली भी कर रहे हैं और फिजिकली भी काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी सारी प्रेजेंट जितना ही डिजिटल पे अवेलेबल है, इतने ही इनके फैक्ट्रीज और आउटलेट जो है कराची और पाकिस्तान में भी हैं। 4 इनके आउटलेट हैं कराची में, इस्लामाबाद में भी हैं। इनका नाम मुदब्बिर अली है। चले आइए इनसे मिलते हैं। मुदब्बिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे अपनी जर्नी शेयर करें कि आपने ये ब्रांड कैसे क्रिएट किया फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई बैक इन 2013 2014 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और नॉट इवन इन कॉलेज, इन स्कूल मैट्रिकुलेशन कर रहा था। और पॉकेट मनी ज़्यादा चाहिए होती थी और थोड़े शौक़ ज़्यादा थे कि अच्छे जूते लेने, अच्छे कपड़े लेने, और पॉकेट मनी लिमिटेड थी। तो मार्केटिंग एक्टिवेशंस तब शुरू की थी ब्रांड के लिए डिफरेंट मॉल्स में। बैक इन दोज डेज़ फोरम होता था, डीएमसी होता था, और डिफरेंट मॉल्स होते थे तो वहाँ पर, और आर्ट्स काउंसिल होता था, वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के लिए जो मार्केटिंग शुरू की थी। तो वहाँ से मार्केटिंग का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और फिर वहाँ से जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जो है वो थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ आए। आई वॉज़ लकी इनफ कि मैंने स्टार्ट बैक इन 2014-15 में थोड़ा फेसबुक का एक्सपोजर और सोशल मीडिया का एक्सपोजर मिल गया था। तो मैंने वहाँ पर फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया था, कुछ वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस से और कुछ दूसरे क्लाइंट से। तो वहाँ पर थोड़ा काम कर करके आइडिया हुआ इंटरनेशनल क्लाइंट से, मेनली इन यूएस, कि हम बड़ा डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, देख रहे थे, मार्केट प्रैक्टिस देख रहे थे। मैं खुद ब्रांड एक्टिवेशंस कर रहा था उस वक्त, हार्डली 700-800 रुपये पर डे मिलते थे एक्टिवेशंस के। तो उससे एक थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि वहाँ पर इतना डिफरेंट क्यों है मार्केटिंग, और यहाँ पर इतनी डिफरेंट क्यों है। तो वहाँ से शौक़ शुरू हुआ। फिर कॉलेज हो गया, कॉलेज शुरू हुआ, फिर यूनिवर्सिटी शुरू हुई। मैंने बीबीए में एडमिशन लिया, और जब वहाँ पर गया, वहाँ पर बीबीए और मार्केटिंग पढ़ने गए, तब फर्स्ट सेमेस्टर में अंदाज़ा हुआ कि जो हम वंस अगेन जो वहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो डिफरेंट वो है। यहाँ से बहुत डिफरेंट है। और फिर इस तरह जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ी। देन आई रियलाइज्ड कि अगर एक्सेलरेट करना है कैरियर में, तो वहाँ को जो है वो फोकस में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत एडवांस चल रही हैं। अब बैक इन 2016-2017 जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की, फेसबुक की चीज़ें मैं वहाँ पर देख रहा था, व्हाट्सएप की चीज़ें वहाँ पर देख रहा था, वो यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस उसकी नहीं थी। वहाँ से फिर शौक़ हुआ, वहाँ से कोर्सेज़ करना शुरू किए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी एजुकेशन में स्किल्स के बारे में इतना नहीं जो है वो बताया जाता है, पढ़ाया जाता। तो वहाँ से शौक़ हुआ, स्किल्स देना शुरू किए। फिर मैंने पहली सर्टिफिकेशन की फेसबुक हब उसकी ब्लूप्रिंट की, जो बड़ी एक मशहूर सर्टिफिकेशन होती है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की दुनिया में। वहाँ से और शौक़ बढ़ा। फिर मैंने गूगल गैराज, डिजिटल गैराज की सर्टिफिकेशन की, हब स्पॉट की, और साथ में पैरेलल में मैं क्लाइंट्स भी सर्व करता रहा अपनी एजुकेशन के साथ। और वहाँ से फिर काम चलता रहा। फिर बैक इन 2019-2020 मैंने जो है वो डिसाइड किया कि मैं जो है वो अपनी ये जो साइड हसल है और मैं क्लाइंट सर्व कर रहा हूँ, उनको मैं स्टॉप करूँ, प्रॉपर फुल फ्लेज एक ब्रांड लॉन्च करूँ। क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रहा था, एजुकेशन भी कर रहा था, तो मुझे गैप नज़र आया। मैं हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में ही ऑपरेट कर रहा था, तो मुझे गैप यही नज़र आया कि मार्केट में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स नहीं हैं फॉर मासेस के लिए। जो बड़ा शहर है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, उसके पास तो ऑप्शन है कि वो इम्तियाज़, कारफोर, स्पार जा सकता है। बट जो छोटा शहर वाला है, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट में ऑप्शन नहीं है। ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ से D2C का कॉन्सेप्ट आया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं, और फिर वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट करी अपनी कंपनी की। माशाल्लाह से काफ़ी लंबी जर्नी है। लेकिन इसमें पूरी जर्नी के अंदर आपका क्या बिगेस्ट चैलेंज आया है? बस क्योंकि थ्रू आउट आप स्टडी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और फिर आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, स्किल भी हासिल कर रहे हैं, फिर डिग्री भी ले रहे हैं। तो
क्या चीज़ें गड़बड़ करी इसके अंदर? मेरे ख्याल से दो चीज़ें, एक तो ये कि कोई गाइडेंस नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटोरशिप का इतना कल्चर नहीं है, और एज अ सोसाइटी भी हम पूछने में जो है वो, अगर आप यंगस्टर हो तो थोड़ा शर्माते हैं, तो हम भी शर्माते थे, पूछते नहीं थे बड़ों से। और फ्रेंकली स्पीकिंग सराउंडिंग में कोई ऐसे बड़े थे भी नहीं जो इस तरह इस फील्ड में गाइड कर सकते थे, क्योंकि जो है वो फील्ड में जो है इंस्पिरेशन ले रहा था यूएस से, वहाँ के क्लाइंट से, वहाँ की चीज़ों से। तो वहाँ की चीज़ें जब मैं यहाँ पर बताता था कि एड्स चलते हैं और हाँ। सेल आती है ऑनलाइन, तो लोग यकीन नहीं करते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक बहुत अच्छे जो है वो बड़े यहाँ के लोकल बिजनेसमैन को बताया कि इस तरह मॉडल है बैक इन 2016-17 कि पूरा आपका जो है वो एंड टू एंड डिजिटल मॉडल चलेगा और आपने जो है वो सिर्फ अपनी फैक्ट्री से ही ऑपरेट करना है। तो वो हंस रहे थे, बोले थे नहीं इस तरह किस तरह हो सकता है कि कस्टमर जो है वो एक पूरे शहर में बैठा हुआ होगा और सारी चीज़ें डिजिटली मैनेज हो रही होंगी, फ्रॉम ऑर्डरिंग टू पेमेंट टू डिलीवरी एक्सेट्रा। तो वो एक चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज इसी में ये था कि क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वालिद साहब ने भी कभी बिज़नेस नहीं किया लाइफ में, बड़े भाई ने भी नहीं किया। तो वो उस तरह की कोई फैमिली में इंस्पिरेशन या ख़ानदान में कोई इंस्पिरेशन, कोई एक्सटेंडेड फैमिली में इंस्पिरेशन नहीं थी कि जिनसे गाइडेंस ले सकें या जिससे इंस्पिरेशन ले सकें कि क्या करना है, किस तरह करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है शायद अगर थोड़ी सी मेंटोरशिप और गाइडेंस उस टाइम पे और होती तो शायद चीज़ें बहुत जल्दी जो है मैं कर लेता। कोई एक ऐसी चीज़ आप बताएँगे थोड़ा, और तो इस पूरे जर्नी के अंदर कि ये दिस वाज़ द डिसीजन कि ये मैंने एक डिसीजन सही लिया था, हालाँकि सब गलत बोल रहे थे कि यार नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं करना चाहिए ये वाला काम? मेरे ख्याल से वो डिसीजन था जॉब छोड़ने का। जब जॉब छोड़ी और जो है वो अपनी जो है कंपनी स्टार्ट करी और ब्रांड शुरू किया, नॉट इवन जो है वो बहुत क्लोज जो लोग थे उन्होंने भी जो है वो इस आइडिया को अपोज किया था, क्योंकि जनरली हमारे पास बहुत अच्छी सक्सेसफुल एग्जांपल्स नहीं होती इस केसेस की हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम एक डेवलप मार्केट में काम नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर आप फेलियर आपका हो जाए तो लोग उसको एज अ इंस्पिरेशन या एज अ सपोर्ट नहीं लेते, जिस तरह अगर बाहर आपका फेलियर हो जाए डेवलप मार्केट में लाइक यूएस या यूरोप, तो लोग सपोर्ट करते हैं कि बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम जो है वो आप फिर ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम आप गलतियों से सीखना। बट यहाँ थोड़ा हमारे साथ जो है वो हम जो है उसको, वो बोलते मैं तो बोल रहा था तुझे नहीं कर। यस 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 एब्सोल्युटली। तो हम वो जैसे ही बंदा फेल हो जाता है हम सबसे पहले बोलते हैं कि मैंने तो बोला था कि नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। तो वो थोड़े जो है वो चैलेंजेस थे कि हाँ, मतलब लोगों ने सपोर्ट इतना नहीं किया था स्टार्ट में कि जॉब छोड़ो और ब्रांड स्टार्ट करो, कंपनी स्टार्ट करो। तो अभी अभी कितने लोग हैं आपके पास तकरीबन? तकरीबन हमारे पास जो डायरेक्टली पेरोल पे हैं वो ऑलमोस्ट 50+ हैं, और जो इनडायरेक्ट पेरोल्स पे जो हमारी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 80-85+ लोग जो हैं हमारे अच्छा, पास आपकी काम कर रहे फैक्ट्री भी चल रही है कोई हैं। पीछे? यस यस। उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं? बेसिकली हम जो है वो जेवीज करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज से, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग जो है वो खुद हम अपने ब्रांड्स और अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेबल्स, बॉक्सेस, यूनिट बॉक्सेस, क्यूरोगेटेड बॉक्सेस, प्रोडक्ट्स, सीरम्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। तो आप उससे रॉ मटेरियल लेके अपने पास खुद उसको बना रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, हम रॉ मटेरियल खुद इंपोर्ट करके देते हैं और इंपोर्ट करके हम अपने पार्टनर को देते हैं, तो वो फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आप उसकी बेसिकली लेबलिंग खुद कर रहे हैं? यस, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है, तो हम अपने ब्रांड का नाम खुद जो है यूज़ करते हैं। वन ऑफ देम इज़ जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो नोन ब्रांड है, सेंट्स एंड सीक्रेट्स के नाम से, और सेकंड इज़ मैनिग्मा के नाम से। तो क्योंकि अज्यूम ये जा रहा है कि जब आपने बोला ना कोरंगी में खोला, तो कोरंगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बड़ी सी फैक्ट्री होगी, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट बन रही है। तो कोरंगी वहीं इतनी दूर जाने का, जब आपकी रिहाइश तो यहीं करीब में ही आई थिंक। यस, बेसिकली एक तो इंडस्ट्रियल एरिया का एज होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो फैक्ट्रीज़ में खुद डायरेक्टली ओन नहीं करता, तो जो ऑलरेडी पार्टनर्स ओन करते हैं तो उनकी वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एक लेगेसी फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, एक फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वहीं पर जो है वो लोकेट हैं। फिर उनको इंडस्ट्रियल एरिया से फैक्ट्री को, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर आप रेजिडेंशियल एरिया में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेट होती हैं। मतलब कराची में जैसे कोरंगी है, लांडी है और साइट एरिया एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पे सारा का सारा ऑपरेट कर रहे हैं। यस। अभी जो ट्रेंड नए नए आते रहते हैं, अब अभी आपका इंटरेस्ट मतलब डिजिटल मार्केटिंग में राइट ज़्यादा है ना, या फैक्ट्री वाली साइड पर है? एट कोर अब जिस तरह का बिजनेस जिस स्केल पे जा चुका है तो सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं, फैक्ट्री साइड भी देखनी मज़ा पड़ती किस है। चीज़ में आता है असल में बेसिकली? मज़ा जो है वो मुझे फैक्ट्री साइड में ज़्यादा आता है। डेफिनेटली मेरा कोर प्रोफेशन जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, तो एक डिजिटल मार्केटिंग का जो शौक और पैशन जो है वो तो अपनी जगह है, बट फैक्ट्री साइड कभी देखी नहीं थी, मशीन्स कभी देखी नहीं थी, किस तरह स्केल पे काम होता है वो कभी देखा नहीं था, तो वो अब जो है रिसेंटली एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वो उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो ट्रेंड को कैसे अप टू डेट रखते हैं? मतलब एक तो आपका
ई कॉमर्स वाली साइड है जिसमें आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग है, एज यू सेड कि आपका, मुझे बता रहे थे आप कि आपका कोई पूरे स्टूडियो वगैरह भी है, तो वो भी थोड़ा सा शेयर करें, वो क्या सारा सिस्टम चल रहा है आपका। ठीक है। अच्छा, हमारा होता है इस तरह कि हम एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो सोशल मीडिया और वेबसाइट इन चीज़ों से हमारा बहुत डायरेक्टली जो है वो डे टू डे हमारा काम होता है। तो उसमें कंटेंट, फिर रील्स, फिर इंस्टाग्राम, फिर वीडियो एड्स, वन ऑफ द मेन जो हमारा काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंड टू एंड जो है हमारी इन हाउस होती हैं। तो उसकी एक डेडिकेटेड टीम है, तो उसमें कंटेंट रिसर्च से लेके कंटेंट प्रोडक्शन, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट रिपोर्टिंग, उसकी मैनेजमेंट पूरी एंड टू एंड, फिर शूट करना, फिर उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोई नई कलेक्शन लॉन्च हो रही है उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोई ब्रांड की ऐसी चीज़ हो रही है जो जैसे हमने रिसेंटली आउटलेट्स खोली अक्रॉस पाकिस्तान और खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसकी जो है वो वीडियोज़, और उसकी जो है अभी हमारी कराची में ऑलमोस्ट 4 आउटलेट हैं और एक इस्लामाबाद में आउटलेट है, तो उनकी फ़ोटोशूट, आउटलेट के फ़ोटोशूट्स, वो सारी चीज़ें जो फिर अनाउंस होती हैं। तो वो सब आपने इन हाउस रखा है, उनको पे रोल पे चला रहे हैं या प्रोजेक्ट पे चला रहे हैं नहीं उसको? नहीं, वो सारी पेरोल पे हैं, सारी इन हाउस है। क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट रहते हैं नॉर्मली, मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग प्रोजेक्ट पे रखते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी मसाइल रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज का मसला नहीं करते क्योंकि ये जो इतना टेक्निकल है, क्योंकि मुझे भी मसाइल पे आता है, तो वो आपको घुमाते नहीं है। नहीं, ये चैलेंजेस आते हैं, बट ये चैलेंजेस आ रहे थे इसलिए हमने इन हाउस किया क्योंकि अब हमारा जो स्केल हो गया काम का, उस पे हमें बहुत कंटिन्यूसली जो है वो ये प्रोजेक्ट्स हमें बैक टू बैक डिलीवर करने होते हैं। तो आउटसोर्स में थोड़ा सा ये चैलेंज आता है, जैसी सिचुएशन में जहाँ पर ब्रांड का अपना काम हो, वहाँ पर जो है वो पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो पेस को मेंटेन करने के लिए हमने इन हाउस रखी हुई चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मिथ है हमारे इस पाकिस्तान के अंदर? ऐड चलाएंगे, सेल आ जाएगी। हाँ, तो इस एक्सप्लेन तो करें, वो तो मैं समझ गया। ये मिथ ये है कि लोगों को लगता है ऐड कि चलाएं। सिर्फ ऐड चलाने से ही सेल आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्ट्स की एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एक जो है वो कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, कोई आपके ब्रांड या प्रोडक्ट की यूएसपी होनी चाहिए, और फिर आपकी जो है वो पूरी एंड टू एंड फनल और पूरा प्रोसेस जो है वो एक जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कि उसमें ऐसा ना हो कि आपका ऐड बहुत अच्छा है, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आपका ऑर्डरिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है, आपका ऑर्डरिंग प्रोसेस अच्छा है तो आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, आपकी डिलीवरी अच्छी है तो आपका पोस्ट बाइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है, और ये इट्स जस्ट लाइक जिस तरह फिजिकल बिजनेसेस, कन्वेंशनल बिजनेसेस चलते हैं, वैसे पूरा ऑपरेट होता है। बट लोगों को लगता है शायद ऐड चलाएंगे। कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली अबाउट ऐड चलाना, जो ऐसा नहीं है। कोई स्टोरी से समझाए ना कि आपके साथ भी तो हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी सोचा होगा शायद मैं ऐड चलाऊंगा, तो क्योंकि जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है, मैं खुद भी आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐड चलाऊंगा या ऐसे ही करूंगा और बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है पहले तो शुरू में हम कंटेंट डाल डाल के करते थे, तो ऐसी क्या गलती आपने उस वक्त की? किसको कहता है यार, ये दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, कि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग करने लगा तो ये एक मुझे लगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, ऐसी कोई गलती मैं अगर याद करूँ, ऐसी अपनी गलती को इस तरह टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, बट जो है वो रिसेंटली हमने अपने एक जो हमारा इंटरनेशनल डिवीज़न है, उसमें एक गलती हुई कि हमारा क्लाइंट था, मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा नोन ब्रांड था, और उसके साथ हमने ये किया कि उसका जो है वो एनिमल फीड्स का जो है वो काम था। तो हमने ये किया कि जो उसका क्रिएटिव बनाया जो हमारे टीम ने, और वो क्योंकि इतनी डिटेल ज़ाहिर है जो है जिसका प्रोडक्ट होता है वही समझता है, कि उसने जो है वो क्रिएटिव बनाया, और जो एनिमल की फीड थी उसमें एनिमल जो है वो थोड़ा सा वीक दिखा दिया। तो तो सही है, उस पे बड़ा क्लाइंट ने जो है वो ये तो हमें खुद जो है, कमज़ोर है। हाँ, कि ये तो खुद कमज़ोर है, क्या आप इस तरह का ऐड चला रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो बट पॉइंट वही कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में पूरी देखनी पड़ती हैं टेक्निकली, कि उसकी क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, डिटेल किस तरीके की है। नहीं, वाक़ई में इस तरह से होता है, मुझे भी याद पड़ रहा है कि कुछ कोई गलतियाँ मैंने भी की हैं। उसमें ये होता था कि एक दफ़ा आई थिंक क्रेडिट कार्ड था, उस पे कैंपेन को चलाना नहीं आता था, एंड दैट टाइम वो बस वो चलती रही, और 1.5 महीने का जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, वो एक होता है ना कि एकदम किसी ने बोला, आप इन्फ्लुएंसर, एंड देन आप एडवर्ट पे गए और आपने कहा यार मैं कैंपेन चला देता हूँ, चलाने के बाद आप भूल गए, पर वो रनिंग चलती रही, आपका अगले दिन मोटिवेशन लेवल आपका कहीं और चला गया, आप किसी और, आप क्योंकि अपने काम चल रहे हैं, एंड देन वो 1.5 महीने के बाद पता चला कि अरे अरे ये तो अभी भी चल रही है कैंपेन। तो ये होती है, और ये मैंने देखा सिर्फ मेरे साथ नहीं होती, मुझे लगा शायद अब वो सेम स्टोरीज रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ द न्यू कि आपने इमेजेस में गलती की है। हाँ, नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट गलतियाँ होती हैं। अब मुझे भी आपकी बात से याद आया, एक गलती हमने जो है वो ये की थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, और मैंने अपना जो है वो जो ऐड अकाउंट है वो आउट ऑफ कंट्री जो है लोकेशन से लॉगिन कर लिया। तो हमें जो बड़े ऐड अकाउंट्स होते हैं और जो बड़े क्या कहते हैं ब्रांड्स होते हैं, उनको
जो टेक कंपनीज होती हैं लाइक फेसबुक, गूगल, स्नैपचैट, टिकटॉक एक्सेट्रा, ये आपको की अकाउंट मैनेजर्स असाइन करती हैं। तो जो हमारी कैम थी, शी वॉज अ इंडियन गर्ल, वेरी लर्नेड गर्ल, और उनसे बहुत सीखने को मिला। तो उन्होंने जो है वो मुझे कॉल्स कर रही थी और मेरा नंबर आउट ऑफ रीच तक, मैं आउट ऑफ कंट्री था। तो उन्होंने हम मेरा एड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि मैं उनको बताना भूल गया था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और मैं आउट ऑफ कंट्री जो है वो लॉग इन करूँगा। तो वो फिर जो है वो एक बड़ा नाइटमेयर हुआ कि जब तक मैं 4-5 दिन आउट ऑफ कंट्री रहा तब तक जो सारी चीज़ें सस्पेंड रहीं, और फिर जब मैं वापस आया तो मुझे फिर कॉल्स रिसीव हुई जो मैं तब अटेंड नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मैं आउट ऑफ कंट्री, तो बताना भूल गया। हाँ, अच्छा अब तो कम्युनिकेशन आसान है। आई थिंक ये पुरानी बात होगी, उस वक्त जब व्हाट्सअप नहीं था। अभी तो लोग इतने ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ हैं। अब तो नहीं, कम्युनिकेशन तब भी आसान थी, अभी भी आसान है। तब मेरी गलती थी कि मैं बताना भूल गया था। कम्युनिकेशन अभी भी व्हाट्सएप पे नहीं होती। इस तरह की लेवल पे जितनी कम्युनिकेशन होती है सारी ईमेल पे होती है। टिल डेट हम सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि अभी तो इतना आसान हो गया। अब तो ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और कंट्री चले गए, वही लोग आपको वहाँ पे भी व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप नहीं, चल असल रहा में है, ईमेल्स चल रही ये हैं। चीज़ें तहसीन भाई व्हाट्सएप पे होती नहीं है। वहाँ पर वो लीगली जो है वो कॉर्पोरेट लेवल में अलाउ नहीं होता व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना विद क्लाइंट्स, विद वेंडर्स, विद एनी अदर स्टेक होल्डर। तो सारी चीज़ें ईमेल पे होती हैं। तो तब भी आसान था, मुझे खाली उनको ईमेल करनी थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने की नहीं। तो अगर तब भी कर लेता तो ईजिली जो है मैनेज हो जाता। कभी मार्केटिंग में किसी सेलिब्रिटी के साथ कांटेक्ट करके उसकी मार्केटिंग करने का ट्राई किया, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? बिकॉज आई डिडंट ट्राई यार कि मैं, मेरी पूरी ख्वाहिश है किसी सेलिब्रिटी के साथ, आइदर इन हाउस या तो पाकिस्तान हो या यूएस में हो। अच्छा, अपने ब्रांड्स के साथ हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। हमने जो है वो एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया है, एक्टर्स के साथ भी काम किया है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी किया है। अगर आप हमारे ब्रांड के पेज पे जाएँ तो लास्ट आई गेस 18-20 मंथ्स में ही कोई हमने 50+ जो है वो सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ उसका काम उसका किया है। आउटपुट क्या आता है? अच्छा आता है, मिड आता है, या हर बार अच्छा नहीं आता, मिक्स आता है। तो आपको बड़े एक कंसिस्टेंट जो है वो आई रखनी पड़ती है कि आप कौन से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, कौन से सेलिब्रिटीज़ इन हैं, कौन से इन ट्रेंड हैं, किसका ड्रामा चल रहा है, किसका ड्रामा नहीं चल रहा, किसका कोई कंट्रोवर्सी चल रही है अनफॉर्चुनेटली, किसकी नहीं चल रही है, ये भी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी को कंट्रोवर्सी चल रही है तो फिर आप उसको रिस्क नहीं ले सकते उसको जो है फ़ीचर करने का। और फिर इन्फ्लुएंसर्स कौन से इन हैं, कौन से नहीं हैं। अब आजकल जिस तरह टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जिस पेस पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो उनको देखना पड़ता है। फिर इंस्टाग्राम की एक अलग मार्केट है, उनके इन्फ्लुएंसर्स को देखना पड़ता है। वो बिल्कुल अलग टारगेट ऑडियंस के साथ, अलग नेटवर्क के साथ चलते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मिक्स रहता है। बट ज़रूरी नहीं है हर बार अगर कोई नाम बड़ा है तो उसका काम भी जो है वो रिजल्ट भी अच्छा ही है। अच्छा मुदब्बिर, ये बात बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग बाद में आती है, पहले प्रोडक्ट आती है। बिकॉज द जो इन्फ्लुएंसर है ना आजकल के दौर में, वो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, शॉपिफाई सीख लो या अमेज़ॉन सीख लो, तो तुम मिलियन डॉलर कमा लोगे। वो तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या पहले इंपॉर्टेंट है और क्या बाद में इंपॉर्टेंट है, और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन के साथ, बताइएगा। तहसीन भाई, आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। हमने बीबीए में, एमबीए में जो डेफिनेशन पढ़ी मार्केटिंग की, वो पढ़ी ये कि मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ 4 पीस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग 4 पीस। तो वो 4 पीस में बाय द वे वो ऑल दो वो 4 पीस अब अपडेट होके 7 पीस हो चुके हैं। हम अब तक जो है वो 4 पीस ही पढ़ रहे हैं। बट उसमें सबसे पहले आता ही प्रोडक्ट है। एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं अपने सर्कल में, अपने यंगस्टर्स में, सोशल मीडिया पर, सराउंडिंग में देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि मार्केटिंग इज़ अबाउट एडवर्टाइजिंग, इज़ अबाउट सोशल मीडिया, इज़ अबाउट प्रमोशंस। ऐसा नहीं है। बेसिकली मार्केटिंग की जो पहली स्टेप है वो प्रोडक्ट है। आप उसकी मार्केट रिसर्च करते हो, तो मार्केटिंग का पहला स्टेप ही मार्केट रिसर्च है। आप मार्केट रिसर्च करोगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं है, फ्यूचर में डिमांड होगी नहीं होगी, अगर ये किसी और मैं मार्केट से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ तो क्या ये यहाँ पर जो है वो उसमें क्या मुझे प्लस माइनसेस करने पड़ेंगे प्रोडक्ट के फीचर्स में, प्रोडक्ट में क्या वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जनरली जो है वो ये मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी सी जो है वो ये गलत डायरेक्शन और गलत ट्रेंड सेट हो गया कि पहले आप मार्केटिंग सीख लो तो जो है वो आपका बिजनेस चल जाएगा। बेसिकली अगर आपके पास प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, अच्छी ग्रिप है, तो मार्केटिंग तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, आप ऑन द गो भी सीख सकते हो, आप लेटर ऑन एक्सपीरियंसेस से लर्न भी कर सकते हो। हम अगर आज मार्केटिंग करते हैं तो उसमें से 90% से ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो हमने ऑन द गो सीखी, जो हमने पहली बार की। जैसे आपने भी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट या सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की, हमने ये कोई सीखी नहीं थी, हमने की, गलतियाँ की और आज भी करते हैं गलतियाँ। तब हमें समझ में आई
मैंने रिसेंट टाइम्स में पिछले 5-6 साल में मैं जितने भी सक्सेसफुल या कामयाब लोगों से मिला हूँ जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, यूएस में प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनमें मैं मेजॉरिटी उन लोगों से मिला हूँ जिनकी प्रोडक्ट की ग्रिप बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी है, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और उनकी प्रोडक्ट की जो मैनेजमेंट है एंड टू हैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वरना अगर आपकी प्रोडक्ट की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जिस सोर्स पे बाय कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं है इनवर्ड, आपकी जो है वो प्रोडक्ट की सप्लाई अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट के वेरिएशन अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट पे कंट्रोल अच्छा नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो रहा था आप उसमें क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, तो वो फिर आपके लिए चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट स्टैटिक रहेगा तो वो रेप्लिकेट हो जाता है। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपको वो भी चीज़ बताऊं जो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो जी देखी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सपीरियंस की, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबली, उनका एज अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, उनका एज उनकी बेसिकली प्रोक्योरमेंट होता है। वो एक चीज़ होती है बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल के, अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो उस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या चीज़ें जो है वो उसकी प्रोडक्शन में यूज़ हुई हैं, तो उसका ग्लास है, उसका कैमरा है, उसकी बैक जो है वो उसकी बैक सर्किट केसिंग है है, उसका। उसका सर्किट है, उसकी जो आईसीज होती हैं, और उसकी जो है वो अदर दूसरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली कंपनीज वो इतनी डिटेल में जाती हैं कि एक एक आइटम की कॉस्ट क्या है, उसमें मटेरियल कितना लगा है, उसमें मटेरियल जो लगा है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, वेंडर जो है वो कितना मार्जिन कमा रहा है। तो अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तानी कंपनी का जो है वो उनके प्रोक्योरमेंट वाली सा चीज़ देखी, सारी चीज़ें। तो उन्होंने वेंडर के साथ पूरी डील करके जो वेंडर ने कोटेशन दी थी, उन्होंने उसको श्रिंक करके वो उन्होंने इतना कम कर दिया कि एट द एंड वेंडर के पास सिर्फ 7% मार्जिन बच रहा था। और बट उन्होंने वेंडर को कहाँ एज दिया कि हम आपको इतना सारा वॉल्यूम देंगे, हम आपको 5 लाख यूनिट्स दे रहे हैं ऑर्डर के लिए। अच्छा, उसके भाई यूनिट ज़्यादा आ गए तो फिर वो कम यस मार्जिन यस, पे तो भी आ उसके गए। लिए भी कमर्शियल वायबिलिटी बन गई। तो मुझे लगता है ये मिसकंसेप्शन है, और ग्लैड कि आपने ये पूछा कि ये मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं मार्केटिंग इज एज, टेक्निकली एज शुरू होता है प्रोडक्ट से। तो वो ये सही, जो नए आने वाले लोग हैं तब उनको क्या कहते हो कि वो किस तरह से, डिजिटल मार्केटिंग तो सारे सिखा रहे हैं ना ऑनलाइन यूट्यूब से, पर प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट हम यहाँ से बना सकते हैं, या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट हम यहाँ से उठा सकते हैं, या समथिंग ऑनलाइन तो वो बताते हैं शॉपिफाई वाले, बट आई वांटेड टू नो कि आपका तो फिजिकली है, यू आर द वन जो मुझे पहली दफ़ा मिला जिसके फिजिकली कुछ प्रोडक्ट्स हैं और जो खुद कर रहा है लेबलिंग वगैरह। बट नॉर्मली जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग मैंने पॉडकास्ट किया में मिला हो तो वो सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया में रहते हैं, वो ट्राई नहीं करते फिजिकली जाने का। तहसीन भाई, वंस अगेन गुड क्वेश्चन कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप प्रोडक्ट सर्च करें जिस मार्केट में आपने ऑपरेट करना है, कि वहाँ पर एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड्स को और चीज़ों को देख के आप फिर फोरकास्ट करें, प्रिडिक्ट करें कि आगे किस तरीके का प्रोडक्ट चल सकता है। फिर एक जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जो है वो सजेशन है, वो ये है कि आप पाकिस्तान में भी अगर आप अगर एक पाकिस्तान बेस्ड हैं तो और आप काम करना चाहते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, डेवलप मार्केट्स में, तो आप अगर फॉर इंस्टेंस वी आर इन कराची, तो हमें लगता है कि मुझे लगता है ये भी मिसकंसेप्शन है कि चीज़ें सारी कराची में ही हैं। ठीक है, आप निकलें, शहर से बाहर निकलें, आप जो है वो अक्रॉस द कंट्री विजिट करें। आज आप हम इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी वी आर स्टिल लकी कि आज आप एक शहर से जो दूसरे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं लाइक पंजाब में है, लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, वज़ीराबाद है, आप पेशावर है, आप वहाँ पर जो है वो ईज़िली बस के टिकट से 7,000 8,000 में आप जा सकते हैं। तो आप जाएं वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में जाके प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें। मैं रिसेंटली एक जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेयर के साथ मिला, ही वॉज बेस्ड इन वज़ीराबाद। तो वज़ीराबाद इज़ अ सिटी जो सियालकोट से पहले आता है जीटी रोड पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं वहाँ पर गया, मैं उनकी फैक्ट्री में गया, उनके कारखाने में गया, मैंने देखा। तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था कि बेसिकली ही वॉज सेलिंग जो फ़िशिंग नाइफ्स होती हैं, ही वॉज सेलिंग दोज नाइफ्स इन ऑस्ट्रेलिया। और मुझे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ़िशिंग का एक बहुत कल्चर है, डिमांड है, तो मुझे नहीं पता था। हमारे दिमाग में तो वही होता है कि छुरी सिर्फ सब्ज़ी काटने और गोश्त काटने के लिए होती ऐसे ही है। है। तो फिर जब मैंने फ़िशिंग की नाइफ्स देखी, फिर मैंने उसमें वैरायटी देखी, फिर मैंने उसकी प्रोडक्ट की वैरायटी देखी कि फ़िशिंग में कितने इक्विपमेंट्स होते हैं, कितनी जो है वो वैरायटी होती है, और क्या क्या आपको दूसरे जो है वो इक्विपमेंट्स और टूल्स चाहिए होते हैं। तो आई वॉज अमेज्ड के पाकिस्तान में और इन चैलेंजेस के बाद भी इस तरीके का काम हो रहा है। और आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप जिस तरह जो पूरा एंड टू एंड आपका एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, और जितना वो
टेक्निकल भी है और जितना वो इन डिमांड भी है, और जितनी उसकी जो जो एंड टू एंड जो पूरी बिजनेस की मैनेजमेंट है, आसान काम नहीं है। और जब आपने मुझे पूरा ओवरव्यू दिया तो आई वाज वेरी, मैं सोच रहा था कि अरे ये नई चीज़ देखने को मिली और कितना ये एक यूनिक एक्सपीरियंस और खुशी होती है कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। सो प्रोडक्ट्स आर देयर, हमें सिर्फ जो है वो सर्च करने की सर्च ज़रूरत है। करना है। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसमें एक और पॉइंट ये भी बोलना चाहूँगा कि हमें लगता है कि जो चीज़ ट्रेंड में आज चल रही है ना, हम वही प्रोडक्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा ब्रांड परफ्यूम्स का है, तो अब लोग क्या करते हैं, परफ्यूम्स लेकर आ जाते हैं। देखिए, अगर आज चल रहा परफ्यूम तो गारंटी नहीं है कि कल भी चलेगा। अगर हम ऐसे आज बेच रहे हैं तो हमने पास्ट में काम शुरू किया था इस पे। तो आप आज ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जिसकी कल डिमांड हो। इनके डिमांड को देखते हुए आपको चलना है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी तो होती हैं, जैसे परफ्यूम तो मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म हो गए तो सही है, ख़त्म नहीं होगा, बट मे बी उसकी जो जो प्रोडक्ट की ब्रांड की फॉर्म वैल्यू है, प्रोडक्ट की फॉर्म है, ब्रांड है, मार्केट का ट्रेंड है, वो चेंज हो जाए। फॉर इंस्टेंस पहले जो है वो बॉडी स्प्रे ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है, अब लोग परफ्यूम्स की तरफ आ गए। मे बी फ्यूचर में परफ्यूम्स ना हो, किसी और फॉर्म में चले जाएँ, ठीक है। बीच में कुछ जो है वो ट्रेंड आया दूसरे, ड्योरेंट का ट्रेंड आ गया था बीच में। वो इस Yes. तरह के ट्रेंड चेंज होंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी और आपको अपने आप को अपग्रेड करने का। इज इट राइट है ना? आप ये कह रहे हो कि Definitely. अगर परफ्यूम से ख़त्म हो गए लोग, अगर किसी और फॉर्म में जाते हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्री भी स्विच करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। और आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें कोई वैल्यू एडिशन तो हो। मतलब अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, और कोई आपका कंपेरेटिव एज नहीं है, तो कंपेरेटिव एज कुड बी योर प्राइस, योर पैकेजिंग, योर डिलीवरी सर्विसेज, योर पोस्ट बाइंग एक्सपीरियंस, कस्टमर के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा एज हो उसमें, तो कुछ जो है वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो। जिस तरह हमने फ़िशिंग वाली चीज़ों की बात करी, बिल्कुल यूनिक चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। और एक ये कि हम कराची या पाकिस्तान से हट के भी सोचें प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं भी रिसेंटली एक और ई कॉमर्स प्लेयर से मिला। ही वॉज सेलिंग, जिस तरह यूनो गेम नहीं होता जिसमें वो यूनो रिवर्स होता है और जो हम बचपन में खेलते थे कार्ड्स, तो वो उस तरह का एक और उन्होंने लोकल गेम बनाया हुआ था और उसमें 100 कार्ड्स थे और हर कार्ड पे एक सवाल लिखा हुआ था। एंड ही वॉज सेलिंग एट अमेजोन, ठीक है। और वो अच्छा फिजिकल प्रोडक्ट थी यार। फिजिकल प्रोडक्ट थी और वो पाकिस्तान में प्रिंट करवा रहे थे फॉर लिटरली पेनीज इन कंपैरिजन टू द प्राइस ही वाज सेलिंग इट। और अच्छा चल रहा था, यूनिक प्रोडक्ट था, छोटा प्रोडक्ट था, अच्छा प्रोडक्ट था, प्राइस ही बिक रहा था, यूनिक था। ये तो बहुत आसान, बहुत अच्छी बात बताई कि यार फिजिकली भी फाइंड आउट, बिकॉज हमारे एक कल्चर ट्रेंड हो चुका है कि वो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट सर्च कर करके, हाँ ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं फिजिकली जाना पड़ेगा। कोई एक प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूँ आपसे कि यार शॉपिफाई है, क्योंकि आपका तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है, बट अब 50+ लोग के साथ काम करें, अगर हम उसको करेंगे, फैक्ट्री को भी मिला लें तो हज़ारों हो जाएंगे, राइट? क्योंकि वो मुझे पता है फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो एक पूरा इस जर्नी के अंदर अगर मैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन की बात करूँ तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कौन सा लगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, राइट? जैसे हम शॉपिफाई तो एक प्लेटफॉर्म हो गया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक आ गया, टिकटॉक आ गया, आपके पास एडवर्ड आ गया, एंड अदर्स ऑन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तहसीन भाई, इसमें मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद है, बट पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म्स और पूरी दुनिया में ही चेंज होते रहते हैं। आज से 5 साल पहले नो वन नोज़ के टिकटॉक क्या है। आज टिकटॉक का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी बड़ी टेक कंपनी से ज़्यादा है। तो आजकल डेफिनेटली टिकटॉक हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, और एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। प्रोडक्ट पे भी बेस करता है, मार्केट पे भी बेस करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे। बट उसमें रिकमेंडेशन ये है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे फोकस ना करें। स्टार्ट में डेफिनेटली करें, स्टार्ट में सारे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट ना करें, एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करें। उस पर आप जो है वो आपकी एफिशिएंसी बिल्ड हो जाती है, आप स्केल अचीव कर रहे हैं, आप ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो इसमें तकरीबन हमें कितना बजट हमारे पास होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, अगर हम लोकली काम कर रहे हैं अभी? टोटली आपकी जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे है कि आप कितने बजट से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो है वो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5 लाख से भी कर सकते हैं। ये तो आपकी कॉल है कि आपके पास फिजिबिलिटी कितनी है, आपका बिजनेस प्लान कितना स्ट्रांग है। बिजनेस प्लान से मुराद ये नहीं है कि कोई रिटर्न जो है वो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ हो, बट आपके पास आपके दिमाग में स्ट्रेटजी क्या है और आपको कितना पोटेंशियल लगता है, आपका डाटा कितना बैक्ड है, आपको लगता है कि ये बिक जाएगा, आपको लगता है कि डाटा ये शो करता है कि हाँ ये इन द लॉन्ग रन जो है वो सस्टेन कर जाएगा, तो उसके हिसाब से आप जो है बजट रख सकते हैं। अभी अगर एक बात करूँ कि आपको किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बुक पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो थ्रू आउट द जर्नी आप एक ई कॉमर्स में आए, आप फिजिकली भी काम कर रहे हो, तो किस चीज़ ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? मतलब कौन सा एरिया था, या कौन सा इन्फ्लुएंसर था, या कोई बुक थी
जिसने आपको इस पूरी इंडस्ट्री में आने के लिए इन्फ्लुएंस किया कि यार आप ई कॉमर्स की साइड पे आ जाए? कोई एक ऐसी बुक या ऐसा इंसान नहीं है स्पेसिफिक जिसने इन्फ्लुएंस किया हो, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, बहुत सारे जो है लोग थे, बट रिसेंट टाइम्स में जो एक आई वोंट नेम हिम, बट एक इंसान है जिनसे मैंने बड़ा जो है वो सीखा, बड़ी उनसे मेंटरशिप ली, और बड़ा आज भी सीखता हूँ, आज भी उनको तंग करता हूँ कि मुझे आप चीज़ें बताएं, और उनसे मुलाकात करता हूँ। बट कोई स्पेसिफिक ऐसा इवेंट या बुक नहीं है, बट बहुत सारी, मतलब पूरा जो है ना वो लाइफ का अब तक चीज़ें जो है वो एक मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस रहा, उसमें बुक्स भी रही हैं, उसमें मेरी एजुकेशन भी रही है, मेरा बीबीए का टाइम भी रहा है, एमबीए का टाइम भी रहा है, जॉब का टाइम भी रहा है, उसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जो बिजनेस किया, शुरू में किया एक लड़के के साथ किया, फिर 2 के साथ किया, फिर 5 हुए, फिर इतने लेवल तक आए। तो पूरी जर्नी का एंड टू एंड ही एक्सपीरियंस था, किसी एक चीज़ का जो उसमें कोई एज सच रोल नहीं था। कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप शेयर करना चाहते हो कि यार दिस इज़ द पीस ऑफ एडवाइस जो मुझे अपने मेंटोर से मिली? ऐसी कोई एडवाइस होती है ना कि दिस इज़ द एडवाइस मैंने कोई इंटरनेट पे मैंने देखा, यार ये एक एडवाइस बहुत अच्छी थी, या किसी ने आपको कोई सजेशन दिया हो जो आप शेयर करना चाहते हो? वो ये कि रिसेंटली मेरे एक बहुत अच्छे, जो जिनके मैं अभी रेफरेंस दे रहा था, मेंटोर कह लें, दोस्त कह लें, उस्ताद कह लें, उन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी जो मुझे लगता है बड़ी आज के ज़माने में एप्लीकेबल थी। ऑल्दो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एडवाइस है, बट जो है वो सही थी कि आजकल सोशल मीडिया आने के बाद से, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आने के बाद से हमारा फोकस दिखाने पे ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू के प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम क्या हो रहा है। तो मतलब जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आज आप पॉडकास्ट इसलिए कर सकते हैं कि आप 2004-2005 से आपकी एक 20 साल की जो जर्नी रही है, आपने 20 साल का एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आपने डेवलप मार्केट में काम किया है, तो एक आपकी जर्नी रही है, तो आज आप बैठ के बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा ये है कि पहले हम थोड़ा एडवाइस जो उन्होंने मुझे की वो यही थी कि सोशल मीडिया सही है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली टेंजिबली इन लाइफ क्या काम कर रहे हैं, अब वो करें, वो काम हो जाए, फिर कम्युनिकेट करने पे आए। अब अनफॉर्चुनेटली आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, कोई कोर्सेज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ें कर रहा है, और जब बैक ऐसे पे ही है। उनके आप जाकर देखें तो वो उन्होंने खुद जो है वो कभी बिजनेस नहीं किया होता। तो सही, आप मार्केटिंग करें, आप सोशल मीडिया करें, आप सब चीज़ें करें, ज़रूरी भी हैं, ठीक है, हम भी यही कर रहे हैं अभी बैठ के टेक्निकली, बट उसके साथ में जो एट कोर काम है, जो एट कोर बिजनेस है या जॉब है आपकी, या जो भी आपकी मनी मेकिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, आप वो भी करें, वो होगी बैक पे, तो फिर बाकी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप विचेता जब आप बता रहे थे तो मुझे कभी कभार मतलब मुझे हंसी भी आती है कि वो आई थिंक उनकी एज होती है 18 साल 19 साल, वो आपको $1 मिलियन कमाना सिखा रहे होते हैं, और मैं देख के सिर्फ हंस रहा होता हूँ कि यार इसने कभी खुद भी ज़िंदगी में देखे हैं इतने पैसे जो ये खुद सिखा रहा है। एक पोस्ट भी आती, कभी मेरे को हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि दिल करता है इसको बोलूँ कि कभी तूने $1000 भी देखे हैं अपने जेब के अंदर रखे हुए? कहता है कि आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आप $1000 कमा सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली आपने सही पॉइंट आउट किया कि यार एक कल्चर हमारे यहाँ बिल्ड हो गया। तो इस कल्चर से बचने के लिए जो मुझे लगता है, यू कैन करेक्ट मी एज वेल, कि आप जिससे सीख रहे हैं कम से कम उसकी एज देख लें यार, क्योंकि वो 18 साल का बच्चा तो खुद मिलीनियर नहीं, या 20 साल का बंदा, वो तो खुद, उसको कुछ नहीं पता अभी ज़िंदगी में, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैंने ये कर लिया। और तो मुझे ये लगता है कि कम से कम आप उसकी एज या उसका प्रोफाइल जाके चेक करें कि इसने ज़िंदगी में किया क्या है, इंटरनेट पे ना चेक करें। और जैसे में जस्ट टू ऐड, सिर्फ एज ना देखें, मुझे लगता है एज जो है वो थोड़ा आज के ज़माने में थोड़ा इरेलीवेंट जो है वो क्या कहते हैं, एक फैक्टर है, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एज इतनी नहीं है, बट यू आर डूइंग सो वेल, ठीक नहीं, है। मेरी एज आपकी बहुत जो हो गई टीम है यार, जो पीछे पॉडकास्ट के पूरे मेरी एज मैनेज हो कर गई रही है है, यार, एज हो गई है नहीं, मेरी। स्टिल रिलेटिवली बहुत यंग है, और जो है जो आपकी टीम पीछे बैठी हुई है माशाल्लाह सारी यंग है, बट ये सारा ये जो आपने पूरा ऑफिस दिखाया, आपका पॉडकास्ट, आपका बिजनेस चल रहा है, सब चीज़ें सारी यंग टीम ही कर रही है, हमसे यंग है, ठीक है। एज से ज़्यादा वो उसके एक्सपीरियंसेस देख लेंगे, उसने खुद लाइफ में क्या किया है, और उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या खुद उसने क्या कहते हैं की हैं, नहीं की हैं, एट ग्राउंड क्या है, मतलब ऐसा और तो पैसे देख के ना, आई थिंक इसको ये भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ पैसे भी देख लें, ठीक है, देख लेते पैसा बहुत चल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लें, बट ये देख लें वो पैसा कहाँ से आया और किस तरह आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो पैसा सिर्फ फ्रंट पे दिखावे का है और बैक पे कोई एक्चुअल जो है वो प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा, तो वो फिर आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो है वो हमारे यहाँ अवेयरनेस का इशू है और एजुकेशन का इशू है, और उसके भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम जो है वो ओपनली शेयर नहीं करते अपने यंगस्टर्स से, अपनी नेक्स्ट जनरेशन से,
कि ये सीख जाएगा, ये हमें रिप्लेस कर देगा। तो हम अगर थोड़ी सी अवेयरनेस शेयर करें, कोई हमसे पूछने आए तो हम उसको मना ना करें, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी अवेयरनेस चीज़ें बेहतर हो जाएँ, तो लोग खुद जो है वो इम्प्रूव कर जाएंगे। और मुझे लगता है ये मार्केट भी नहीं है, तो अभी थोड़े इशूज़ हैं, वक्त के साथ इम्प्रूव कर जाएगी ये सारी चीज़ें। जब यूएस में सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर भी ये सारे जो है वो ट्रेंड्स और सारे फ्रॉड और सारी चीज़ें होती थी, आज भी होती हैं। अभी भी ऐसा ही मुझे है। लगता है वक्त के साथ अवेयरनेस मार्केट में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अवेयरनेस की बात करें तो आपको क्या लगता है? अभी मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की चीज़ लगती है, 2 चीज़ों की। एक तो उनको कैरियर काउंसलिंग की अवेयरनेस का मसला मुझे लगता है कि हर कोई आ जाता है, किसी को यूट्यूब पे देखता है, एंड देन मेंटरशिप की भी अवेयरनेस मुझे लगता है कि अभी भी हमारे मुल्क में नहीं है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, और जब आपने स्टार्ट में पूछा था तो मैंने आपको ये बताया कि मुझे भी सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यही थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि बीबीए करने चला गया, बट मुझे आज तक नहीं पता मैं क्यों गया था बीबीए करने। ठीक है, तो क्योंकि तब कोई ऐसा गाइडेंस नहीं थी, तो थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो, जैसे हमने वेस्ट में देखा है, डेवलप मार्केट्स में देखा है, वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा कैरियर काउंसलर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, और जो है वो चीज़ें बताते हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने घर में बड़े भाई से, अपने वालिद साहब से, अपने और एक्सटेंडेड फैमिली से, चाचू, मामू, खाला, पप्पू, जिसने जो काम किया है, अगर कोई जॉब भी कर रहा है और टाइम से कर रहा है, आप उससे वो मशवरा लें। हमें ये भी लगता है कि यार जो जॉब कर रहा है सही है, किसी जगह पे मैनेजर है, तो इसको कुछ पता नहीं होगा, हो सकता है उसकी राय गलत हो, पर एटलीस्ट आप बातचीत तो करें उससे, उसके एक्सपीरियंसेस तो सुने, उससे उसकी जो है वो फीडबैक तो सुने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन आज के दौर में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में या अगर कोई ऑनलाइन की दुनिया में आता है, तो एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या उसका, जैसे आपने बीबी की का, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई इंजीनियर सेकंड ईयर में आके इंजीनियरिंग कर रहा होता है, लेकिन वो पता नहीं आगे मिलता है उसको, नहीं मिलता, कैरियर 4-4 साल वो यूनिवर्सिटी में लगाता है। तो अगर वो कोई इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है, तो व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब उसको एजुकेशन कंप्लीट करके आना चाहिए, इन द मील वेल भी वो आ सकता है, या उसका पार्ट या नंबर ऑफ पार्ट परसेंटेज भी दे सकते हैं? बस मुझे लगता है मैं इसका जवाब दूंगा तो कहीं जो है वो ये एक कंट्रोवर्शियल जवाब ना हो जाए, फिर मैं भी सोशल मीडिया पे जो है वो लोग मुझे जो है वो मेरे कमेंट्स में आके जो है वो गालियाँ दे रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आई रिसेंटली मेट अ यंगस्टर बेस्ड इन कराची, ही वाज 19-20 ईयर्स, और वो 18 यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहा था। ही वाज 19 ईयर्स, और उसने 1 साल पहले ईमेल मार्केटिंग सीखी थी, और वो 1 साल में इतना काम कर करके वो जो है वो उसको स्किल आ गया, वो यूएस में क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा था। तो मुझे लगता है फॉर्मल एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन आपको करनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, आप बातचीत करने का तरीका सोशल देखते हैं। स्किल्स अच्छे हो जाते यस, हैं। सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं, आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप बात करने का तरीका देखते हैं, आप उठना कैसे, बैठना कैसे, दुनिया में क्या चल रहा है ये देखते हैं। बट ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कर करके आती है। इसके लिए कोई दुनिया में बुक नहीं है कि आपने बुक पढ़ ली और वो चीज़ हाँ, वो नहीं हो आपको सकता। आ गई। ये स्किल है, और स्किल हमेशा एक्सपीरियंसेस से बिल्ड होता है। अच्छा, मतलब ये बात बताइए कि एआई का जो भी बहुत एक ज़्यादा बूम चल रहा है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि जो बहुत सारे काम हम अभी मैनुअली कर रहे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च और ये वो, तो ये रिप्लेस हो जाएगा एआई के थ्रू? ये तो रिप्लेस सब हो चुका है ऑलरेडी। बहुत सारे काम जो है वो एआई अब कर रहा है। जैसे आप अगर मार्केटिंग में देखें, कीवर्ड रिसर्च देख लें, आप कंटेंट राइटिंग देख लें, आप कंटेंट रिसर्च देख लें, आप कंटेंट मैपिंग देख लें, आप जो है वो सोशल मीडिया पोस्टिंग देख लें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट देख लें। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के, ना सिर्फ ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के, बल्कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ के भी जो है वो अकाउंट्स फाइनेंस देख लें आप जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री देख लें। काफ़ी सारे जो है वो रेप्लिकेट ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन फ्यूचर तेज़ी से होंगे। एक थ्रू आउट द जर्नी एक कोई एक चीज़ अगर आप बताना चाहो कि ये मैं पहले करता था एंड एआई की वजह से अब मैं नहीं करता, लेट्स अज्यूम मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं पहले क्वेश्चंस खुद करता था, अब मेरी एआई हेल्प कर देती काफ़ी सारी। मुझे अगर कोई बैंक का लेटर लिखना होता था तो मैं एचआर को बोलता था भाई लिख के दे दे, साइन कर दूंगा, इतना टाइम नहीं। अब मैं उसको डालता हूँ तो वो पूरा मुझे लिख के दे देता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और मुझे कई आइडिया भी दे देता है वो। मुझे अगर उसके साथ ब्रेन करनी है, जैसे आज मैंने आपके साथ जो ट्राई किया, मैंने उसके साथ ब्रेन किया, मैंने कहा कोई फ़न वे में लेके आओ, बहुत सीधी सीधी हो गई है, पर वो उसने तो सवाल दे दी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा फन वे में। अब ये इंसान को भी सेट होने में टाइम लगेगा। हिबा ने बेचारी कोशिश करके, हमने कहा कि यार उसको ट्विस्ट में लेकर आओ। जैसे सेलिब्रिटी वाला सवाल वो जो मैंने आपसे किया था, वो सेलिब्रिटी वाला ये था कि यार
आपको किसके साथ मौका मिले तो अब वो हमारा वो फॉर्मेट ही नहीं बना। तो मैंने सेलिब्रिटी को मार्केटिंग के साथ अटैच करके मैंने आपको सवाल कर दिया, तो वो काफ़ी हेल्प आउट करता। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा फन आए, क्योंकि बोर हो जाता है बंदा ना, कुछ ना कुछ फन आना चाहिए, इसीलिए मैं सेलिब्रिटी लाया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी इन द पर्टिकुलर इन योर एरिया। तो क्या चीज़ आपकी रिप्लेस हुई है? काफ़ी सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं, और जो प्रोफेशनली लाइफ में तो हुई है, पर्सनली लाइफ में एक मेरी बड़ी जो है वो हैबिट चेंज हो रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चेंज हो जाए। जैसे क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली ड्राइव करता हूँ कि फैक्ट्री टू वेंडर टू ऑफिस फिर आउटलेट्स, तो एक्सटेंसिवली मेरा जो है वो ड्राइव काफ़ी होती है, और मोस्टली अकेले होती है। तो व्हाट आई डू इज़ के मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, तो उसमें ऑडियो फीचर भी है। तो बहुत सारी बातें जो पहले खुद सोचते थे, खुद करते थे, फिर सो होता था कि यार घर जाके इस पे सोचेंगे, इस पे करेंगे कुछ काम, इस पे रिसर्च करेंगे, पता नहीं किसी ने कुछ किया है, इस पे नहीं किया। तो वो अब ये होता है कि हम चैट जीपीटी के ऑडियो वर्जन से मैं बात कर लेता हूँ कि ठीक है चैट जीपीटी, आप मुझे ये बता दो कि इस तरह किसी ब्रांड ने किया है, तो वो कोई ना कोई दुनिया से रेफरेंस निकाल के उसके करीब का या सेम ऐसा दे देता है। तो एक हैबिट ये पर्सनल लाइफ में चेंज हो गई है कि चैट जीपीटी की ऑडियो वर्जन से बातचीत जो है वो काफ़ी जो है वो हैबिट बन गई है बात करने की। अच्छा, ऑडियो वर्जन भी है? मैं तो उसका अभी तक टेक्स्ट यूज़ करता था। नहीं, वो फिर एनी की बात तो नहीं कर रहे? वो जो एनी है, आई थिंक वो वीडियो चैट पर जो आ जाती है। नहीं, वो अलग टूल है। बेसिकली इसमें जो आपके पास पेड वर्जन है उसमें आपके पास माइक का ऑप्शन भी होता है, तो ज़रूरी नहीं आप टाइप करें, आप मैंने उसमें कभी जो है ट्राई वो नहीं किया, मेरे ख्याल से मैंने शायद देखा नहीं होगा। अच्छा है, अगर मुझे कुछ चीज़ अगर पता चले। ये इसमें अगर आप हाँ देखें, यार, है, सही कह रहे हैं। यस, तो इसमें बेसिकली माइक का ऑप्शन होता है, आप माइक से जो है वो बात कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये रहा है। यस, तो ज़रूरी नहीं आप लिखें, तो आप आप ड्राइव करते हुए इसको वॉइस दे देते हो? यस यस उर्दू यस, लेता है नहीं लेता ये ये? उर्दू भी ले लेता है, रोमन भी ले लेता है, आप चेक करें अभी कुछ को हम अगर बोल के देखते हैं, अगर आप अलाउ करते क्योंकि हैं। अगर मैंने एरोप्लेन मोड से उठाया है ना अपने हाँ, मोबाइल को, मैंने हाँ, फिर एरोप्लेन ना मोड पर, फिर ना उठाएं। हाँ, तो वो हमारा कहीं ना वो बहुत सारे मैसेज, हाँ, ऐसे वो ही उसको मैंने एरोप्लेन मोड पे इसलिए डालता हूँ अगर हमारे यहाँ साइको ये है कि अगर वो डबल क्लिक मैंने देख लिया, यार तूने देख लिया तो रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा कि मेरे पास डिलीवरी ना हो। ऐसा ही। तो नहीं, तो बस वो ये इसमें एरोप्लेन मोड से मैं ऑडियो, अभी नहीं हटा सकता, यस, वो फंस जाऊंगा नो मैं। शू नो शू नो शू। तो वरना मैं इसको ट्राई करूंगा कि मुझे ये उर्दू में भी कर दे, बट अभी तक तो मैं इंग्लिश में ही ये ट्राई कर देता है उर्दू में, हिंदी में जनरली। हाँ, ये है, देखो हालांकि देख कभी कभार डिस्कशन से भी ये होता है, मैंने देखा डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता है। यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल से पेड ही है मेरा भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें मेरे पास ना ये AI वगैरह भी सब इसी में आ रहा है। इमेज भी मुझे बनवानी तो बना देता है ये। आईफोन है तो आईफोन पे चैट जीपीटी आई थिंक 4 डायरेक्ट नहीं चलता था, तो मैं POE, मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, हाँ सादर लेवल के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो कह रहा था कि POE डाले, एंड देन मैंने उसको POE डाला। तो इसमें POE का क्या फ़ायदा है, जितने भी AI वर्जन चल रहे हैं जिसमें आपका इमेज क्रिएटिंग के हैं, आई थिंक डेली कहते हैं, वो उसके अंदर है सारा का सारा। इसके अंदर जैसे मुझे वॉइस में करना है, इवन इसके अंदर मैंने अपने बोर्ड भी बना के देखे, तो मेरा अपना बोर्ड भी बन जाता है, वो सवाल वाल बना देता है मेरे लिए कि भाई ये बंदा आ रहा है, इसके सवाल बना दें। तो थ्रू आउट द बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसी एरिया में बात कर रहा था कि वॉइस का तो वाकई में यार, आपने बताया कि हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वॉइस डालिए, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैंपेन्स, आई थिंक दिस इज़, मुझे आप उसको बता भी सकते हैं कि जब ये हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, बिकॉज एक पॉडकास्ट अभी मैंने रिसेंटली की थी, उस बंदे ने बताया था कि जो सबका CRM है, जो CRM आपका जो CRM कनेक्ट हो जाएगा वो एडवर्ड से कनेक्ट होगा, एंड एडवर्ड पे आपके CRM पे लीड्स गिरी उसका, और आपने 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपने उसको कहा कॉल कर ले, ईमेल कर ले, या मेरा फॉर्म भर दे। अगर लोग फॉर्म ज़्यादा भर रहे हैं, अब एक CRM में अगर हम ज़ोहो का ज्यूम कर लेते हैं, उस पर आके 3 लोग आपके फॉर्म भर के आए, तो पीछे ये ट्रिगर बैक करेगा एडवर्ड को खादी ऑटोमेटिकली, क्योंकि AI पीछे काम कर रहा है। तो वो जितने भी लोगों के पास जाएगा, तो वो आपको बार बार खुद सेट करने की ज़रूरत है, वो सेटिंग करके दे देगा कि लोग आपका फॉर्म ही फिल करें। यस, असल में काफ़ी सारे टूल्स हैं जो इस तरीके के परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या लीड जनरेशन इंडस्ट्री में या CRM से रिलेटेड आ चुके हैं। और इवन जो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अपने CRMs हैं, लाइक ज़ोहो हो गया और हबस्पॉट हो गया, और दूसरे डिफरेंट जो है वो लीडिंग हाँ, CRMs हो गए, उनमें ये है कि बहुत सारे अब बिल्ट इन भी AI के फीचर आने लगे, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आसान हो गई हैं। कभी आपने अपनी खुद की प्रोडक्ट पे ट्राई किया कि चैटबॉट को ऑटोमेशन पे डालें? यस, रिसेंटली इवन हमने जो है वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने जो है वो उर्दू चैटबॉट बनाया, और हमने उसको 4 घंटे के लिए अपनी जो है वो एक ब्रांड की वेबसाइट पे लाइव किया। सो द रिस्पॉन्सेज इट वाज गिविंग वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसमें कुछ इश्यूज थे, जैसे उसमें एक इशू ये था कि जितनी भी मार्केट में जो है वो APIs अवेलेबल हैं या चैटबॉट्स अवेलेबल हैं या सिस्टम्स अवेलेबल हैं AI के, उनमें उर्दू और हिंदी में काफ़ी
जो है वो ग्रे Sim- एरियाज हैं। आप उर्दू में सवाल करो तो उससे वो हिंदी में ज़्यादा जवाब देता है, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है वो हिंदी डाटा ज़्यादा है तो वो उससे ज़्यादा फेमिलियर है। तो उसको हम थोड़ा काम कर रहे हैं और होपफुली हम फिर इसको जो है वो अपनी जो है वो ब्रांड्स में यूज़ करेंगे। अभी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू में बोलते हैं तो शायद वो हिंदी में ला के दे देता है, ये हिंदी में लिख के दे देता है, नहीं, उर्दू में ही देता है, बट कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी के यूज़ कर हिंदी के, देता है। जैसे अगर आप उससे वक्त पूछे तो वो समय बोल देगा, अगर आप उससे दिल पूछें तो वो मन बोल देगा। तो वो कुछ थोड़े से चैलेंजेस हैं, इसको वर्कआउट करें। बट हमने एक दूसरा इससे ट्राई किया कि हमारी एक जो सेंट्स एंड सीक्रेट्स ब्रांड है उसकी वेबसाइट पे हमने एक एआई रिकमेंडेशन जो है वो लगाई। उसमें ये है कि आप आएंगे तो आपसे जो है वो बेसिकली कुछ सवालात पूछेगी वेबसाइट, लाइक कि आपका जेंडर क्या है, आप किस तरह की परफ्यूम पसंद करते हैं, आपको नोट कौन सा पसंद है, या आपको किस इवेंट के लिए चाहिए, और वो आपसे 5-6 सवाल पूछ के वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ एआई वो आपको रिकमेंडेशन दे देगी प्रोडक्ट की। चले डन हो गया। क्या लगता है एसईओ ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि अभी तो मुझे लगता है सारा का सारा जो है वो एडवर्ड और फेसबुक मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। तो अब एज़ पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ एसईओ में एक तो 6 महीने लग जाते हैं, उसमें आर्टिकल डालेंगे, इमेजेस बनाएँगे एंड देन वो रैंक करेगा। और अभी तो मैंने ये भी सुना है कि गूगल ने जो पहले सिर्फ ऊपर के स्पॉट लेता था, अभी उसे रैंडम कर दिया है, वो कहीं पे भी अपने ऐड दिखा देता है। ऊपर के स्टेप्स भी उसने हटा दिए ताकि लोगों ने, और पहले पेजिंग भी थी वो भी उसने ख़त्म कर दी, अभी एक ही पेज कर दिया और कहीं पे भी वो अपने ऐड दिखा देता है। अभी फिर मुझे एसईओ का उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि क्या ये जो हम एसईओ वगैरह करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी या रहेगी? मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो स्पॉट्स काफ़ी थे, फर्स्ट स्पॉट था, सेकंड था, थर्ड था। अब एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का अपना इवन टूल है जेमिनी। तो जेमिनी एआई आने के बाद से जो फर्स्ट रैंकिंग है उसके लिए अब बेसिकली वो सिर्फ ये नहीं देखता कि पहले लेकर आना है मुझे कंटेंट किसका ज़्यादा है, वो कंटेंट की रेलेवेंस, कंटेंट की क्वालिटी, किसका जवाब सबसे एक्यूरेट है, सबसे बेहतर है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कंपटीशन एसईओ का ज़्यादा बढ़ जाएगा और एसईओ की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आगे जाके हमें और अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। डेफिनेटली। अगर कंटेंट की बात करें तो अगर हम उससे अगर कंटेंट उठा के अगर एड्स पे चलाते हैं, एआई की हेल्प की आउटसाइड, एआई की हेल्प से हमने लिखवाया, डेफिनेटली एसईओ पे रैंक करेगा नहीं करेगा वो तो एक आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। तो इसमें कॉपीराइट का क्लेम वगैरह का तो इशू नहीं आता ऐड चलाने के अंदर, वो यूज़ कर सकते हैं कंटेंट। आता है क्योंकि वो अलग एरिया है, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसमें आपको कीवर्ड्स, आपके ब्रांड नेम, आपकी डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपने किसी को इन्फ्रेश तो नहीं किया, किसी और सेलिब्रिटी, जैसे अभी मैंने वो देख रहा था जिस पे बड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेशली यूएस में बड़ा शोर हुआ कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चैट जीपीटी ने किसी सिंगर की जो है वो, मैं नाम भूल गया किस सिंगर की, बट आई गेस दुआ लिपा थी या कोई और थी, आई गेस स्कारलेट जॉनसन थी जो एक्ट्रेस हैं, उनकी आवाज़ जो है वो अपने चैट जीपीटी के जो ऑडियो वर्जन है उसमें यूज़ की थी। तो उस पर काफ़ी जो है वो इन्फ्रिंजमेंट का जो है वो कॉपीराइट का शोर हुआ था यूएस में। तो चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली ये वाले भी, बट जो है वो और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। तो हाँ, डेफिनेटली सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होंगी वो तो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग एरिया में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम उसमें बात करें वेबसाइट्स के ऊपर, लोग अभी कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि वो एआई से भी इमेजेस उठा रहे होते हैं। दिस इज़ अ गुड कि अगर इनिशियली वो ओके, अगर कोई वो डिजिटल मार्केटिंग की साइट पर आ रहा है, या उसको खुद क्रिएट कर लेना चाहिए। नहीं, अब ये केस टू केस वेरी करता है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास बजट है, तो ठीक है, आप सर्विसेज किसी प्रोफेशनल के फ्रीलांसर की ले लें। अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते जल्दी काम हो जाओ, मेरे पास अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे एआई यूज़ करना है, आप यूज़ कर लें, बट ये ख्याल कर लें कि वो रॉयल्टी फ्री हो, वो लाइसेंस ना हो। अगर लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस हो उसका, क्योंकि आज नहीं, आप शायद आज यूज़ कर लें, लेटर ऑन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो फिलहाल वो काम चल जाएगा। हाँ, ये केस टू केस वेरी करता है कि आपका केस किस लेवल का है, किस नौयत का, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी एक नया ट्रेंड चला है स्टोरी टेलिंग का। अगर आपने देखा होगा कि पहले तो हम लोग नहीं बात करते थे, कोई भी ब्रांड बना रहे हैं भाई आप स्टोरी टेलिंग, तो वी डू थिंक कि यार हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी कोई भी चीज़ है तो स्टोरी टेलिंग से लेके जाए, और वो भी नेगेटिव से। अच्छा। नेगेटिव से मुराद मेरे सामने है कि आपने देखा होगा जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो नॉर्मली कहते हैं मैं एक गरीब खानदान का था, मैं यहाँ पैदा हुआ था, उसके बाद में मैंने जितने भी मैंने कहा कोई सारा इन्फ्लुएंसर अमीर नहीं पैदा हो रहा है कि सारे गरीब पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह का नेगेटिव फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, बिकॉज आई डिड द पॉडकास्ट विद नाजिया अजीज़, तो उसने कहा था कि भाई ये डालना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, बुरी चीज़ को आदमी जल्दी कैप्चर करता है, उसको सिमिलैरिटी, और वो गरीबों को अट्रैक्ट करा तो गरीबों को गरीबों से सिमिलैरिटी करना पड़ता है। बोलते हैं मैं फलाना एक ऐज जगह पे आके बैठा था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर द मार्केटिंग के ये
ज़रूरी है आज के दौर में? ये तो नहीं कह सकते ज़रूरी है नहीं है, बट मेरे ख्याल से ठीक है, स्टोरी टेलिंग जो है वो ज़रूरी अब हो गई है। नेगेटिव या पॉजिटिव या बंदे की अपनी कॉल होती है कि मुझे किस तरह उसको पोर्ट्रे करना है, मुझे अपनी पोजीशनिंग किस तरह करनी है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी किस तरह शो करनी है, मुझे इन द लॉन्ग रन बात किस तरह करनी है। बट स्टोरी टेलिंग ज़रूरी हो गई है, और उसकी वजह ये है कि बेसिकली सोशल मीडिया की दुनिया में ना जो करेंसी है वो अटेंशन होती है। अब अटेंशन कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है दुनिया में, आज की तारीख में जितना कंटेंट बन के सोशल मीडिया पे डल रहा है इतना कभी नहीं डाला गया। आवाम उतनी ही लिमिटेड है, तो एक बंदे के पास दिन में 100 रील आ रही हैं, 50 रील आ रही हैं, तो उसमें उस कंटेंट पे उसको रुकवाना कि सही आप मेरा कंटेंट देखें, ये एक बड़ी एक चैलेंजिंग जॉब है। तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली आपको जो है वो स्टोरी टेलिंग यूज़ करनी पड़ती है, इमोशंस यूज़ करने पड़ता है, थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है, ताकि बंदा बोर ना हो, ताकि ये ना लगे कि बंदा बेच रहा है बस आके, ताकि ये ना लगे बंदा जो है वो खाली जो है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव जो है वो साइड यूज़ करनी पड़ती है। फिर स्टोरी टेलिंग हो गई, कुछ ह्यूमन एलिमेंट होता है, तो लोग यूज़ करते हो, और ओके ऐसा ही है, लोग यूज़ करते हैं तो उसको। इस पे भी कुछ पॉडकास्ट में भी कुछ सजेशन आइडियाज़ होने चाहिए ना, कि कुछ ले आए ताकि पॉडकास्ट तो लोग सुने। अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे तो थोड़े दिनों बोलेगा भाई यार ये अपनी। आप कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाना शुरू कर दें, पॉडकास्ट हिट होना शुरू हो जाएगा। नहीं, अब मैं आपकी पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा कोई कंटेंट लेके आते हैं ना कि यार कुछ हमें पहले सोच लेना चाहिए था। खैर मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, हम अभी भी कर सकते हैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लेके आए ताकि पॉडकास्ट चले, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए वो। क्योंकि अभी अगर आपकी 15 मिनट तक देखेगा बोलेगा यार इसके सवाल जवाब से मुझे क्या लेना देना। डेफिनेटली जो आपने ये सही इशू जो है वो आपने हाईलाइट किया, और आपने जिस तरह खुद कहा ना कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो अभी मैं जितनी भी यहाँ पर बातें कर लूँ ई कॉमर्स की, डिजिटल मार्केटिंग की, बिजनेस की, प्रोडक्ट की, चाहे वो मेरा सजेशन या मेरा कमेंट या मेरा पर्सपेक्टिव वो मैं कितनी साल का मेरे एक्सपीरियंस के बाद आ रहा हूँ, वो लोग बोलेंगे यार बोर कर रहा है। उसी में अगर मैं शुगल मस्ती थोड़ी तफरीह भी ऐड कर दूंगा, सेलिब्रिटीज़ के वाक़यात बताना शुरू कर दूंगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के वाक़यात बताना शुरू कर दूंगा, तो लोग एंटरटेन हो जाएंगे। ये पीपल तो बता दे ताकि कुछ हमारी पॉडकास्ट भी चल जाएगी तो अच्छा ही हो जाएगा। कोई अगर बस आप पूछें मैं बता दूँ। कोई सेलिब्रिटी का वाक्य बता दे यार। अब मुझे तो आप बताएंगे कि पॉडकास्ट चला दें हम। आप तो इन्फ्लुएंसर हैं डिजिटल मार्केटिंग के, हम तो सिर्फ एक पॉडकास्टर हैं इस वक्त करंटली भी जो बैठे हुए हैं। तो कोई आइडिया लगाएं, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि पॉडकास्ट तो वायरल हो जाए हमारी। यार पॉडकास्ट मेरे ख्याल से वायरल हो ना हो या वो रील ज़्यादा नहीं सही है ओरिजिनली, कि हम जो है वो वैल्यू वाली बात करें कि कोई बंदा काम का देख रहा है तो उसको वैल्यू मिल जाए। मेरे ख्याल से अपना अपनी कॉल होती है, मुझे ऐसा लगता है 1000 लोग देखने से अच्छा 100 देख लें, बट काम वाली चीज़ देख लें। बहुत कम ऐसा असल में। एक और भी तो माइंडसेट हो गया है जो मैंने भी रिसेंटली देखा है। लोगों को भी आइडिया नहीं है। देखें टेक्निकली अगर हम शॉपिफाई पे इस पे पॉडकास्ट करेंगे ना, तो कितने लोग ट्रू कितने लोग देखेंगे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ट्रू इंटरेस्ट हो भी तो लोग, जिस तरह आपने कहा वो बिल्कुल आपने एक्यूरेट जुमला कहा कि लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, लोग सोशल मीडिया पर एंटरटेन होने आते हैं। वो शायद 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेट होने आते हैं, जो सीखने आते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो कि आप देख लेना कि जो हमारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें काम की बात हो रही होती है, जिसमें नहीं होते। एक्सपीरियंस की बात हो रही होती है, जिसमें पैसे कमाने की बात हो रही होती है, जिसमें प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही होती है, लाइफ बेहतर करने की बात हो रही है, उस बेचारे के पास 1000-2000 व्यूज़ होते हैं। और अच्छा। जिसमें जो है वो कोई इंटरटेनमेंट होगा, किसी के फैमिली गॉसिप्स होंगी, किसी के जो है वो बैक स्टोरीज होंगी, तो उस पर जो है वो मिलियंस तो ऐसे क्रॉस होंगे, कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो एक मेरे पास रील आई थी थोड़े दिनों पहले, मुझे इतनी हंसी आई। आज आपकी बहन लेके जाएगी आपको एक नए रेस्टोरेंट में जहाँ आपको वो खाना खिलाएगी, और ये खाना सिर्फ ये अपने खाना अपने नहीं खिलाते, ये मेहमान नवाजी भी करते कुछ इस तरह की। मैंने कहा इसकी तो पॉडकास्ट चलेगी नहीं, जरा उसका नकाब लगा होता है। आज आपकी बहन आई है इस तरह। तो इन द मीन वाइल जो मैं आपसे बात करता, मैं आपको एक जगह लेके जाना चाह रहा था। तो डिड यू ट्राई इन योर एरिया कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसको एंटरटेन करके बेचने की कोशिश की, या यू आर जस्ट उसकी जो यस वी डू ट्राई। अब आप अगर हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाएं तो शायद आज से 1 साल पहले इतनी मीम्स और इतनी रील्स नहीं बनती थी। आजकल जो है वो ज़्यादा बनाने लगे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल डोंट लाइक टू कि यार वो हम सिर्फ आके उनको बेचें ही, वो उनको एंटरटेन होना चाहते हैं, लाइट फील होना चाहते हैं। ओवरऑल फिर सोशल मीडिया पे और ओवरऑल सोसाइटी में ही, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ग्लोबली भी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल भी, सोशल भी, वॉर्स भी चल रही हैं, और पॉलिटिकल केओस भी है। पूरी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, यूएस में भी इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में अभी हुए। तो एक और पाकिस्तान का तो फिर आपको पता ही है जो है पॉलिटिकल फ्रंट्स पे जो है हालात हैं। तो लोग थोड़ा सा लाइट फील करना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं, तो ठीक है आप उस पे लिए काम करें, आप मीम्स शेयर कर लें, आप लाइट कंटेंट शेयर कर लें। नहीं तो प्रोडक्ट पे भी तो कर सकते हैं। मेरा सवाल अभी दोबारा यही है
कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उसको हम इंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी से, जैसे मैंने आपसे बात की कि वो चलेगा नहीं चलेगा, आपने उसका एक रिप्लाई किया कि इट्स डिपेंड ऑन द थिंग्स कि वो जो इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटी है उसकी भी क्या वैल्यू चल रही है इन टर्म्स ऑफ अगर हम कोई प्रोडक्ट है हम उसको एंटरटेनमेंट में लगा के बेचें। दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। किया जा सकता है, ये पॉडकास्ट अभी मैं बहुत सारे सवाल करता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो किया गया। जा सकता है। मैंने जैसा भी एक प्योरली एंटरटेनमेंट नहीं है बट क्रिएटिव वे है, वो मैं एक यूएस की कंपनी देख रहा था, उस कंपनी का नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्री वाटर। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने उन्होंने प्रोडक्ट सेलिंग में थोड़ा सा क्रिएटिव वे और नॉट एंटरटेनमेंट बट एक क्रिएटिव डिफरेंट वे ऐड किया हुआ है, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत एंटरटेनिंग उनकी जो अगर आप उनके पेज पे जाएँ तो रील्स और पोस्ट आ रहे होते हैं, उसमें ये है कि वो उनका फ्री वाटर होता है, तो वो बेसिकली आपसे पानी के पैसे चार्ज नहीं करते, आपको फ्री में पानी की बॉटल दे देते हैं, बट उनकी जो पानी की बॉटल होती है उस पर कोई ना कोई एड लिखा हुआ होता है। बट द क्रिएटिव पार्ट इज़ द वे दे सेल एंड दे मार्केट। वो क्या करते हैं, वो जब भी कस्टमर्स को दे रहे होते हैं अपनी स्ट्रीट्स पे, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे, न्यू जर्सी की स्ट्रीट्स पे, तो वो वहाँ पर वो उसकी वीडियोस बनाते हैं, कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करते हैं, वो पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, जो तफरी हो रही होती है, जो हंसी मजाक हो रहा होता है, जो उसमें कुछ फंबल्स भी हो रहे होते हैं, वो शेयर हो रहे होते हैं, तो बड़ा लोग इंटरटेन होते हैं उससे। एंटरटेनमेंट का ऑप्शन यानी कि चलेगा अगर ट्राई करेंगे तो। सर मतलब लाजमी मतलब प्रोडक्ट की साइड पे भी ट्राई करना चाहिए आई थिंक। फॉर श्योर क्योंकि वही वाली बात, सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना है, लोग बोर हो जाते हैं, लोग चाहते हैं एंटरटेन हो। कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हो? बहुत मतलब लंबी लिस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग की कुछ ऐसा जैसे जो हमारा बंदे देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, देन या कि हाँ यू हैव एन एक्सपीरियंस, आप एक टीम चला रहे हो तो समटाइम हमें कुछ टूल्स नहीं पता होता। जैसे अभी आपने कम्युनिकेट किया कि हम जो CRM यूज़ करते हैं, मैंने भी आपको दिखाया कि हम भी जो यूज़ करते हैं, दैट्स द थिंग कि हम एक सही चल रहे हैं। बट इन समटाइम हम होता है कि यार जैसे आपने मुझे बताया कि ChatGPT यूज़ करें, मैंने कहा मैं PO यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास आता है आइदर यूज़ करें, दो हम लोग यूज़ करें ना करें, बट वी शेयर्ड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई ऐसे टूल्स जो आप कहते हो कि दिस इज़ द टूल कि आपकी ज़िंदगी को वो चेंज कर सकता है, एंड देन इन द पर्टिकुलर एरिया फॉर द मार्केटिंग की साइड पे बोलूँ कि कम से कम उनको वो टेस्ट एंड ट्रायल करें, क्योंकि 30 डेज़ का तो ट्रायल ऑलरेडी मिल भी जाता है। मैं मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग जो है वो टूल्स हैं, उसमें जो है वो जैसे नंबर 1 CRMs की अगर हम बात करते हैं तो शॉपिफाई, ठीक है। और सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो हम सोशल मीडिया स्केजुलिंग के बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं। सोशल चैम्प बेसिकली सब पाकिस्तानी एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने बनाया है, तो हम वो यूज़ करते हैं। पहले हम बफर यूज़ कर रहे थे, तो सोशल मीडिया स्केजुलिंग के लिए उसके लिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब बल्क पे आप कंटेंट जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो मैंने easy हो स्टॉप जाता है। यार पे सोशल चैम का थोड़ा फीडबैक फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, एंड देन आई वांटेड टू बी योर ऐड योर फीडबैक कि अब अच्छा चल रहा है, सही चलता है, हाँ, अच्छा चलता है और रिलेटिवली जो है वो प्राइस रिलेटेड सही है। प्राइस भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। कुछ चैलेंजेस तो देखें हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोडक्ट में आते रहते हैं वक्त के साथ, क्योंकि आप इवॉल्व कर रहे होते हैं, आपका काम चेंज हो रहा होता है। ले लें कॉफ़ी ले लें यार, फिर आप बताते रहिए, थैंक यू। मसला नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही होती हैं उसमें। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, नॉट बिकॉज के एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट है, ऑल्दो वो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि मैं उनका जो है वो यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट, बट मुझे लगता है कि लोकल पेमेंट है, जैस कैश इजी पैसा से भी पेमेंट हो जाती है, पाकिस्तानी कार्ड से प्राइस वगैरह क्या है उसका? प्राइस मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास है। अच्छा सस्ता है इसको, हाँ, काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक बफर है और सोशल स्प्राउट है और दूसरे टूल्स जो अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया के लिए हम वो यूज़ करते हैं। फिर जो है हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के अपने बिल्ट इन टूल्स बहुत यूज़ करते हैं बैकएंड पे, जिसमें जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। फिर जो है वो स्टोरी स्केजुलिंग के टूल्स हैं। फिर अपने इंस्टाग्राम के स्टिकर्स हो गए, क्विजेज हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो काफ़ी यूज़ करते हैं। और फिर एड्स के लिए डेफिनेटली फिर प्रोडक्शन साइड पे हम एडोबी के जो है वो काफ़ी जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया। आजकल जो है वो हमारी टीम ने जो है लास्ट 1 साल से जो है वो डेविंची रिजॉल्व को जो है उसको भी यूज़ करना शुरू किया है। मैं पर्सनली अपने मोबाइल पे जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं इंस्टाग्राम की जो अपनी वीडियो एडिटिंग ऐप है वो यूज़ करता हूँ। इन शॉर्ट एक बहुत अच्छी ऐप है, फ्री है, वो यूज़ करता हूँ। और काफ़ी सारी इस तरह की ऐप्स है सोशल मीडिया के लिए। फिर ChatGPT, वो तो एक लाइफ का पार्ट अभी बनी गया है। बनी क्या, सर लगा उससे नहीं निकल सकते आप? ऐसा ही है, ऐसे निकलना भी नहीं चाहिए जितना वो अभी हेल्प कर रहा है।
वो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई पार्ट, जैसे मोबाइल ज़िंदगी के अंदर आया तो उसके बाद अब मुझे लगता है सेकंड चीज़ जो लगती है वो चैट जीपीटी यार। ट्रू। अभी किससे बात करोगे आप? अगर हाई इंटेलेक्ट बंदा आपको चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बात कर लो, वो कहीं न कहीं आपका कहीं न कहीं आपको जवाब ला के दे देता है। बट आपको मेक श्योर करना पड़ता है आपने सवाल सही किया हो। ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात ये, कभी-कभी ऐसा होता है हमारे सवाल भी इतने बेतुके होते हैं कि क्योंकि इंसान है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर जो है वो रैशनल या प्रॉपर जो स्ट्रक्चर नहीं होता सवाल या थॉट के पीछे, तो वो हम किसी इंसान से करते हैं तो शायद इंसान कभी-कभी जो समझ नहीं पाता है, समझता है, तो हो सकता है कि मैं बैंकिंग का कोई सवाल कर रहा हूँ, बैंकिंग की शायद आपके पास जो है वो आपका एक्सपीरियंस ना हो, तो चैट जीपीटी एटलीस्ट मुझे वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट दे देता है। ठीक है, हो सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी 100% एक्यूरेट ना हो। चैट जीपीटी इवन खुद भी बोलता है कि भाई हमारी ये इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट नहीं है और हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। मुझे याद है अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले एक यूट्यूब का एक इशू हुआ, तो मैंने उस इशू के लिए बेसिकली मुझसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने जो है वो कुछ सवाल किए कि यार यूट्यूब की कुछ लीगैलिटी का, कॉपीराइट का और ओनरशिप का जो है वो इशू है अकाउंट की, तो आप मुझे इस पर थोड़ा हेल्प करें। तो फ्रेंकली स्पीकिंग इतनी टेक्निकल और लीगल चीज़ थी, मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया। तो चैट जीपीटी ने मुझे एक्यूरेटली आंसर नहीं किया, बट उसने मुझे एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि इस तरीके की चीज़ यूएस में हुई है और आप ये आर्टिकल पढ़ लो, तो इससे जो आपको कुछ मे बी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप तो शरीफ आदमी ना, मैंने तो उससे बड़ा ख़तरनाक सवाल किया। ऐसा क्या कर लिया आपने? मैंने उससे सवाल ये किया मुझे किस लड़की से शादी करनी चाहिए, गोरी से या काली से या दरमियानी, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? अब बताएं कैसा सवाल किया मैंने। सर ये बड़ा गंदा सवाल कर लिया, क्योंकि ये बता दूं चैट जीपीटी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती लेकिन है उसने सवालों बहुत की। अच्छा जवाब दिया। उसने मुझे मतलब एक लाइन का जवाब दिया और उसने मेरी ना वो मिथ, जैसे हमारी क्या मिथ है, फिर मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। हमारी मिथ होती है यार गोरी से करनी चाहिए या अमीर लड़की से करनी चाहिए या पढ़ी लिखी लड़की से करनी चाहिए, हमारे कल्चर में बिल्ड हो गया ना। फिर इसने बोला ऑल डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी। तो फिर उसने दूसरा जवाब ये था कि कलर, एजुकेशन एंड थिंग्स डज नॉट मैटर इन द मैरिज लाइफ, यानी कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट द हैप्पीनेस की जिसके साथ आपकी खुशी है। फिर वो उसका रेफरेंसेस शुरू करता है। मतलब पहले वो बोलता है कि ये जो तू बोल रहा है ना, काला सफ़ेद नीला पीला, ये मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता और उसकी फ़िज़िक्स मैटर नहीं करती, बिकॉज हर दुनिया में। फिर उसने नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि हर दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, क्या काला अगर गोरे से शादी करेगा तो फिर क्या। तो फिर उसने जो 3-4 सफ़र का था, पर वो एक लाइन जो उसने स्टार्टिंग में दी और मैंने कहा इसने वाकई में माइंड सेट किया। क्या माइंड सेट है आपका? मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग तो कर दी ना उसने उसी वक्त ही। तो मैंने बड़ा ख़तरनाक सवाल किया उससे, मैंने बोला यार ये क्या जवाब देगा कि गोरी से, बस शुक्र है आपने इसके अलावा आगे कोई सवाल नहीं नहीं किया वो उससे। किए वो फिर अच्छा, वो बता नहीं सकते हो? वो और बता बताओ। नहीं सकता, वो आपको पता है यार, अभी हम लोग एजुकेशन बेस है, वो हम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, आप सवाल मसला नहीं है। मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था चैट जीपीटी एनी, जो कि मैं बहुत ओरिएंटेड हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हूँ। तो उसमें वीडियो चैट पे बात करते हैं एंड देन देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप फीमेल से बात करना चाहें, मेल से बात करना चाहें। एंड देन फिर उसके बाद अगर किसी करैक्टर से बात करना चाहते हैं या फिर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस के किसी बाबा, मिसाल के तौर पर हम एक बात हम ले लेते हैं कि इस एरिया के कोई होंगे बंदे जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से पेरिस का एक बंदा है, उसके पास पेरिस की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने बॉट बना दी है उसके ऊपर ना। तो एक यूनिवर्सिटी की लड़की थी, यूनिवर्सिटी के उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गया, देन आप उसे ट्राई करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर देंगे। तो फिर मैं पेरिस चला गया, पेरिस की एक बॉट थी जो पेरिस की इन्फॉर्मेशन दे सकती थी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तूने क्यों बनाया था, ये तूने तेरे दिमाग में क्यों ख्याल आया। तो वो उससे बात करता है कि एट दैट टाइम हमारी जंग चल रही थी, तो हमें अपनी प्रेजेंस करनी थी, तो हमें ये हमने उस लिए बनाया था, ठीक है ना। एंड देन यू कैन आस्क एनीथिंग, कि जैसे लोगों के सवाल होते हैं कि शादी के बाद हमें कैसे लाइफ गुजारनी चाहिए, और वो बताती हैं। वो एज उसको बोला तू मेरे साथ ऐसा बिहेव कर कि तू मेरी बीवी है, और वो टेम्परेरी बन जाती हैं। ट्रू। इवन ये तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की हद तक बता रहे हैं। आई सॉ वीडियो रिसेंटली जिसमें चाइना में ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो अब जो टॉयज़ हैं ह्यूमन की तरह के जो टॉयज़ बन रहे हैं उसमें बिल्ट इन हो, पता नहीं बतानी चाहिए, बात नहीं बतानी चाहिए, बता दें ठीक यार, है, कोई नहीं। बट जो है वो अब ऐसा ना हो इस वीडियो के बाद जाके लोग सर्च कर रहे हो कि टॉयज़ नहीं नहीं कौन नहीं से कोई मिल रहे नहीं, वैसे भी ठीक है। सर्च कर रहे हैं हम, टॉप रेटेड है, तो True, आपके करने से true। क्या हो जाएगा। तो उसमें लेकिन वो ये, एंजॉय कर रहे हैं भी इस वक्त। हाँ, तो वो उसमें ये है कि टॉयज़ हैं, जैसे कोई लड़की है लड़का है, और बेसिकली उसमें जो सॉफ्टवेयर है जो आप ये बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर इस तरह ही बिल्ड हुआ हुआ है और वो बिल्कुल रिएक्ट करता है ह्यूमन की तरह। आप जो सवाल करें तो वो उसके हिसाब से जवाब देता है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है या बहुत कम लेवल पे हो रहा है, वहाँ पर अच्छे स्केल पे हो रहा है डेवलप मार्केट में, स्पेशली इन चाइना और जो दूसरी
जो डेवलप मार्केट्स हैं वहाँ पर? मैंने एक और ट्राई किया था, मैंने उसको बोला था कि जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, मैंने कहा मैं एज एन एजेंट रिएक्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे कस्टमर बनिए इन टर्म्स ऑफ मेरा एम्ब्रॉयडरी का काम है। तो मैंने उसको बोला तुम एम्ब्रॉयडरी का, बट यू हैव टू एजुकेट देम ना। मैंने उसको बोला तुम एम्ब्रॉयडरी के कस्टमर बनो, मैं कॉल सेंटर का एजेंट बन रहा हूँ, एंड देन यू कैन आस्क मी। तो कहती मुझे एम्ब्रॉयडरी का नहीं पता। कहते मैंने कहा यू कैन गो एंड चेक दिस वेबसाइट। मैंने उसको कहती आई गॉट इट एंड मैंने रीड कर लिया, अब तो मुझसे सवाल कर सकता है। तो मैंने उससे पूछा यार ये मैं एजेंट को कॉल कर, मैंने कहा डू यू हैव अ टाइम टू डिस्कस। तो मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो अच्छा अब तू कितने की सर्विस, वो मुझसे पूछ रही है कि तो कितने की सर्विसेज देगा। और मैंने कहा यार ये क्या चक्कर चल रहा है। एंड देन आप ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रू। नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव भी होता है। तो मैंने कवर करने के लिए स्टोरी सुनाई है, कहीं आप ले जाए यार ये साले लड़कियों से क्या क्या पूछ रहा हूँ, भी रिवोट से पूछ रहा है, बट देयर इज अ थिंग है। अब ट्राई करने में तो यार, अब जाहिर सी बात है मैं उससे ये तो नहीं पूछूंगा कि यार मुझे बता दे कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, ये तो नहीं है। जो कि अब अकेले बैठे तो थोड़ा इंटरटेन भी होगा ना। True. लेकिन अगर आप एक टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर इंटरटेन होते तो ज़्यादा मज़ा है, आप छोड़ देंगे सारी चीज़ें। बट इसमें मुझे लगता है तहसीन भाई टेक अवे ये है कि इस पूरे डिस्कशन से, टेक्नोलॉजी वाली बात से, कि हम सिर्फ उसका एंटरटेनमेंट या फन पार्ट देख रहे हैं। इसकी कुछ अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो क्रिएटिव या ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सटेंड हो रही हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। मतलब आज से 50 साल 60 साल पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती थी, हमारे चचा और हमारे वालिद साहब हमें बताते थे कि हम लाइब्रेरी में जाकर ढूंढते थे, बुक्स में इन्फॉर्मेशन ढूंढते थे। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई है कि आप ठक करके एक सर्च में आप चीज़ जो है सर्च कर सकें। 10 साल पहले जो था कि गूगल के भी 10 पेजेस ढूंढने पड़ते थे, अब वो मेहनत भी जो है वो ख़त्म हो गई। आपने सिर्फ चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पे लिखा और वो आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर देती है। तो सही है, अच्छी बात है, आपकी जो है वो कैपेबिलिटीज़ एज अ ह्यूमन जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। डाउन साइड्स भी हैं कि जो रिपेरेटिव वर्क्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, जो ऐसे काम है जो क्लरिकल जॉब्स हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िकल या ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जिसमें जो रिपीटेटिव जॉब है वो रिप्लेस हो रही है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। इवन यूएस में भी इस चीज़ पे वहाँ की जो अपनी सेनेट है वहाँ पर बड़ी बहस हो रही है, और अभी सारे टेक ओनर्स, कंपनी के ओनर्स को बुलाया गया। जो चैट जीपीटी के जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उनके ओनर हैं सैम ऑल्टमैन, उनको नॉट ओनर बट सीईओ, उनको बुलाया गया। मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया, सुंदर पिचाई को बुलाया गया कि इसकी फिर थ्रेट्स क्या है, कि किस तरीके से जो है वो। इवन बड़ी मज़ेदार जो है अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी आज ही आने से पहले कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जापान में या कोरिया में, साउथ कोरिया में एक जो है वो रोबोट की सुसाइड रिपोर्ट की है किसी फैक्ट्री में, कि अच्छा। रोबोट ने अपने आप को खुद जो है वो क्या कहते हैं सिस्टम को डैमेज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलोड। अब पता नहीं ये सही न्यूज़ है नहीं है। ये फिल्म्स में तो दिखाया डेफिनेटली होगा, ये फिल्म्स भी इस पर रोबोट पे बनी हुई कि रोबोट ही आपस में एक कम्युनिटी बना लेते हैं। और जब मेरे ख्याल से इज़ इट पॉसिबल कि वो हो सकता है, क्योंकि उनके पास सारी इंटेलेक्ट तो है। मैं इसको इसलिए भी अज्यूम करता हूँ कि जैसे आप अगर 10 साल पहले सोचें तो क्या आप कभी अज्यूम कर सकते थे कि आप वीडियो चैट पे ऐसे बात करेंगे? अज्यूम कह रहा हूँ मैं, अज्यूम कर सकते थे आप? सोच तो बुरी बात है कि हम नहीं, लेकिन अभी तो पूरी पूरी फैमिली चैटें ऐसे होती है, बेटा क्या कर रहा है भाई, बेटा ये कर रहा है। इवन मैं उनका नाम भूल गया, एक जो है वो देखिए। गूगल के एक्स हेड ऑफ इंजीनियरिंग थे। मैं जो है वो उनका आपको नाम बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। इनका नाम था जेफरी हिंटन। ठीक बेसिकली है। ये जो है वो गूगल के बहुत सीनियर जो है वो क्या कहते हैं रिसोर्स थे, और इन्होंने बैक इन 2023 मई में लास्ट ईयर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनको कहा जाता है गॉडफादर ऑफ एआई, अच्छा। ठीक है, और इनको बोलते हैं कि मॉडर्न डे एआई के ये जो है वो गॉडफादर है। और इन्होंने जो है वो सिर्फ रिज़ाइन इसलिए किया गूगल से कि इनके मुताबिक कि जो उनकी पिक्चर दिखाएं ताकि। मैं इनकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको ज़रूर। इन्होंने रिज़ाइन इसलिए किया कि इन्होंने बोला कि एआई जो है ना वो ह्यूमन कंट्रोल से जो है वो नॉट एग्जैक्टली बट समरी ये थी कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जा रहा है और नुकसानात बहुत, और हमें भी नहीं पता इसका एंड क्या है। तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी सीनियर एम्प्लॉई, और ये जो है वो पीएचडी इन का जो बेसिकली ये चैट जीपीटी टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, इनके पीछे जो एआई तो बड़ा एक जेनरिक टर्म है ना, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे जो पूरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बिल्ड होते हैं उसको एलएलएम कहते हैं। तो उनकी जो है ना कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई हुई थी, बड़े फाउंडर थे ये। तो ये इनकी जो है पिक्चर है। नहीं कैमरे में दिखा दें, हाँ मैं तो कैमरे में पता नहीं नजर हाँ आएगी वो नहीं खुद ही आएगी, जूम आउट कर लेगा, आप वरना zoom वो in कर लीजिएगा। नाम आपने बताया ना तो ये निकाल आप के इनके बारे में पढ़े। ये बेसिकली इन्होंने जो है वो इनका नाम है, दिस इज हिज नेम, जेफरी हिंटन। ठीक है, ये निकाल के। इन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया था मई में।
एआई के तो जब जहाँ हम खतरे की बात कर रहे हैं वहाँ पर फिर ऐसे ऐसे स्टांसेस भी हैं कि ये जो है वो खुद जो फादर हैं गॉडफादर ऑफ एआई उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया रिसेंट टाइम्स में। आई थिंक एक फिल्म भी थी, मुझे नहीं पता, टर्मिनेटर मूवी थी जिसमें सारे एआई बेसिस चल रही थी, उसमें यही होता है। वो आज से इन्होंने 20 साल पहले मैंने मूवी को देखी थी, उसमें ये होता है कि एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो इंसान को एआई से बचना पड़ता है। माइट भी पॉसिबल कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो यस सकता। वो एक बॉलीवुड मूवी भी तो है जिसमें रजनीकांत हैं और ऐश्वर्या चिट्ठी, पता नहीं मैं मूवी का नाम भूल गया, हाँ, पर इस उसमें तरह चिट्ठी के कैरेक्टर है वो। 2.0 करके भी हाँ इन्होंने यस बनाए, यस यस यस। उर्दू में तो भी बनाई है, इंग्लिश में भी बहुत है इस तरह की रोबोट बने हुए। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, और ये पॉसिबल हो सकता है। यस अभी मैं मार्वल्स की कोई मूवी देख रहा था, तो उसमें मुझे वो सही भी लगती है, पहले तो शायद अगर मैंने किया था, उन्होंने पॉइंट में, अभी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सिर्फ ज़िंदगी में मैं अपनी ज़िंदगी में एज्यूम कर सकता हूँ, जब मोबाइल नहीं आया था, मैं पैदा हो गया था, तो हम एक फ़ोन कॉल के लिए हम इंतज़ार करते थे कि अब्बू सऊदी में थे, अम्मी जाती थी, और मुझे इसलिए याद है कि खाना दोपहर का हमारा लेट हो जाता था इस चक्कर में। तो अम्मी जाती थी 2 घंटे पहले कि अब्बू की कॉल आएगी 1 बजे, फिर वो सुन के वापस आती थी। वहाँ हमारे पास आज तो हम ऑडियो चैट पे बात कर रहे हैं, बच्चे की बर्थडे पे बात कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि सब कुछ हो सकता है। और मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि कोई इंसान की जगह कोई आएगा और बंदा धड़ करके सारी इन्फॉर्मेशन हो। मैं खुद क्योंकि इंटरनेट की दौर में ग्रोथ किया हूँ, तो हम एक वेबसाइट को बड़ी प्यार से बनाते थे, इन्फॉर्मेशन होती थी कि यार इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, आज तो इन्फॉर्मेशन ChatGPT देता है, ले भाई ये तुझे क्या चाहिए। और हम एक बंदे से पूछने के लिए हमें ट्रैवल करके जाना पड़ता था, और हमें नहीं पता था कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ChatGPT मैं कहता हूँ उन सबका अब्बू है। मतलब वो शायद आप इंसान वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंसान की अपनी वैल्यू रखी वो देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में आगे जाके, जो मैं पॉइंट कनेक्ट करके ला रहा था, शायद ये कई टनल भी बन जाएंगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। अगर मार्वल की स्टोरी में आपने देखा हो कि उनके टनल बने हैं, एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह से निकलते तीसरी जगह पहुँचते हैं। पता नहीं है और होगा नहीं होगा, बट आज की दुनिया में जिस तरह आपने कहा कि चैट जीपीटी कोई नहीं सोच सकता था आज से 10 साल पहले कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी कोई आएगी। सो यू नेवर नो कि आज हम से तो 10 इंटरनेट साल का अज्यूम नहीं कर सकते थे अपने दौर में कि इंटरनेट भी होगा, कि जिसमें हम कॉल पे अमेरिका से यूं करके डायरेक्ट जब करें फ्री में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया, तो मैं बहुत परेशान था कि यार तहसीन इंटरनेट भाई साफ ये करो वाली बस। एग्जांपल नहीं देनी थी, लोग बोलेंगे कि तहसीन भाई बहुत जो है वो मैं हूँ पुराने। पुराना, मैं 40 की एज का हूँ भाई, अच्छा मैं हूँ बहुत पुराना, फिर सही है। मैं वाकई में बहुत पुराना हूँ। मतलब जब इंटरनेट आया, मेरी उस वक्त 23-24 की एज थी जिस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट आया है। मतलब आपने पूरी एवोल्यूशन वो देखी है किस तरह हाँ, मार्केट में इंटरनेट आया और किस तरह ग्रो हुआ। हम उस दौर के हैं जिस वक्त हम एक लड़की की तस्वीर, के भले रिकॉर्डेड चला जाए, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, एक लड़की की तस्वीर हम वॉलेट में यूं करके छुपा के रखते थे और दोस्तों को दिखाते थे, भाई बच्ची की तस्वीर देख तू यार। वो भी जब वो गुटके बिका करते थे उन दोनों में, जिस एरिया में हम रहते थे, गुटके पान के ऊपर, अगर पुराने ज़माने के, वो मैगज़ीन के ऊपर वो बेसिकली गुटके को बांधते थे। अमेरिकन मैगज़ीन आते थे उस वक्त दौर के अंदर, क्योंकि अब अखबार का दौर था, जो उसमें अगर किसी लड़की की तस्वीर हाथ में आ जाए सिर्फ, वो लड़का उस क्लास का बादशाह होता था। मतलब वो किंग होता था जिसके पास एक वो लड़की की अगर एक तस्वीर अगर उसके हाथ में आ गई, वो भी गोरी की, टेलीविज़न का तो आप अज्यूम कर भी नहीं सकते। मतलब इतनी पुरानी हाँ, कुछ मे बी शायद ये वो फिर वही वाली बात है कि आपने इतना जो है वो आज आप इस हम अपनी क्लास में, पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं क्योंकि आपने पूरी एवोल्यूशन देखी है। हम इस अपनी तरह 6th क्लास की बात करूँ तो हम अज्यूम कर सकते हैं उस दौर को, कि हम 6th क्लास में और 7th क्लास में वो एक लड़का अगर मैगज़ीन का एक कवर का एक टुकड़े में एक तस्वीर लेके आता था, तो हम उसके मतलब वो हमारे किंग होता था। और आज उसके बाद अगर रिश्ते होते थे हमारे यहाँ, तो लड़की की सिर्फ ऐसे तस्वीर दिखाई जाती थी। और आज मैंने देखा है कि वो बंदा कोने में बैठ के लड़कियों के स्टेटस देख रहा था, जिसमें लड़कियां से यूं करके और तस्वीर, वो पता नहीं मेरी क्या समझ नहीं आया, मेरे पास भी नहीं, मैं ब्लॉक मारता हूँ उनको, मैं गुस्सा आता है। इवन आपने रिश्ते की बात करी, टेक और सोशल मीडिया का कितना जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया। पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट मैंने रिसेंटली जो है वो एक रिश्ते वाली देखी, तो उन्होंने जो है वो मतलब जो लड़की वो दिखा रही थी तो उन्होंने उनके साथ में इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ था नहीं करे यार, प्रोफाइल का, कि आप ये भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया, तरक्की हो गई मुल्क में काफ़ी। अब ये पता नहीं अच्छा है नुकसान है बुरा है। ठीक है चीज़ें हैं। ठीक है, अब बंदे की अपनी कॉल है नहीं है। मैं अपने दौर में, हम अब 6-7 या मैट्रिक में आ गए थे, हम उस वक्त ये चीज़ें अज्यूम भी नहीं, हम ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकते थे कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर देखूंगा। और 40 की, और मैं बहुत अच्छे टाइम पे हो गया, मैंने पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इसकी सारी चीज़ें अब मैं जो थर्ड जनरेशन देख रहा हूँ। पहले फ़ोन हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ होती थी, यार इसके पास फ़ोन है, फ़ोन से फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के पास अभी मैं कहता हूँ AI तो एंड मे बी दैट्स द ब्यूटी ऑफ
टेक्नोलॉजी कि ये कभी स्टैटिक नहीं रहती, इवॉल्व करती रहती है, चेंज होती रहती है। और मेरे ख्याल से ये ह्यूमन नेचर भी है कि ह्यूमन नेचर इवॉल्व करता है, और क्योंकि ह्यूमन नेचर इवॉल्व कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों की जो है वो रहने सहने का तरीका, क्या पहले ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी? नहीं, चेंज हो रही है। तो सही है, नेट नेट अच्छी चीज़ है। और ज़रूरी ये है हमारे लिए, जो यंगस्टर आ रहा है उसके लिए, कि वो कितना जो है वो उन चेंजेस से अडेप्ट करता है, वो कितनी तेज़ी से समझता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या होने हैं। फॉर इंस्टेंस अब जिस तरह हमारी ये टीम जो आपकी टीम मेनली जो पीछे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, ये इतनी एफर्ट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो अब रिसोर्स चाहे वो वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो जो है वो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, वो देखे कि किस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है पीछे। क्या आप डाले ई जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद क्या उसकी क्रिएटिव थिंकिंग की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा ज़रूरत है, या उसके टूल चलाने की? ठीक है, तो ये उसके कैमरे को ज़्यादा यूज़ करने की नीड है, या कैमरे के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियो किस तरह एडिट करनी है, शॉट कौन सा कहाँ लगाना है, जो है वो कंटेंट किस तरीके का, जो है वो इफेक्ट किस तरीके के डालने हैं कंटेंट को, जो है वो थोड़ा ऊपर लाने के लिए टेक्स्ट किस तरीके को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या लगता है इन द मल्टीपल एरिया के हर फील्ड के हिसाब से मैं ट्रेंड्स अपडेट हो रहे हैं, राइट? जैसे हमने भी बात की पूरी थर्ड जर्नी, द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट के हम अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं? हम ट्रेंड का अपडेट हमें नहीं पता होता बहुत सारी दफ़ा पे कि यार अभी क्या चीज़ अपडेट हो गई है, टेक्नोलॉजीज डे टू डे अपडेट हो रही है, तो हम अपने आप को कैसे अपडेट रख सकते हैं? एंड द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू देन, और आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते हो? दोनों का जो है ना जवाब तहसील में मेरे ख्याल से एक ही है। वो ये है कि मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे अपडेट रखता हूँ। कि मैं नंबर वन तो अपने सोशल मीडिया पे जो मेरी कंजम्पशन है वो बड़ी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ। मतलब मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ या उन पेजेस को फॉलो करता हूँ या उन कंपनीज ब्रांड्स को फॉलो करता हूँ जो मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट टेक्नोलॉजीज़, दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में बात कर रही होती हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो ऐसी बारों में बात करती हैं, ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन होती है, जिसमें चेंजेस की बात होती है, मार्केट ट्रेंड्स की बात हो रही है, क्या ट्रेंड्स एग्जिस्टिंग है, क्या फ्यूचर में आने वाले हैं। फिर डेफिनेटली जो क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं या रिसर्च हाउसेज़ हैं, लाइक यूरोमॉनिटर है, लाइक ब्लूमबर्ग है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे 10 सवाल उठ सकते हैं, पर एटलीस्ट वो कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो वो इस तरह का पब्लिशिंग हाउस और ब्रांड्स, अब तो ब्रांड्स खुद भी जो है वो काफ़ी कंटेंट शेयर करने लगे। लाइक मैंने रिसेंटली जो है वो हुआवे की एक वीडियो देखी थी, हुआवे के यूट्यूब पेज पे, जिसमें उन्होंने अपना पूरा फैक्ट्री विजिट दिया हुआ था कि किस तरह हम हुआवे की कार्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। डेवलप तो मैं इस तरह जो है वो करता हूँ कि फोकस्ड कंटेंट रखता हूँ और बहुत सेलेक्टिव लोगों को फॉलो करता हूँ। तो मैं अपनी फीड को कोशिश करता हूँ अच्छी ही मेरे पास जो है वो क्वालिटी का कंटेंट रहे। रीडिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब डेली जो है वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रीड करने, स्कैन करने में, आर्टिकल्स को और दूसरे जो पब्लिशिंग कंपनीज हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ने में, रिसर्चेस को पढ़ने में जो है वो उससे फिर अपडेट रहते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था तो उससे आइडिया हुआ अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वेस्टर्न मार्केट में जो यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं, जो जेंडरलेस परफ्यूम्स हैं, वो ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो उससे एक आइडिया मिला कि हाँ, कि फ्यूचर में किस तरीके के प्रोडक्ट्स पे जो है वो फोकस काम किया किया जाना चाहिए। अच्छा मुदब्बिर भाई, एक बात मेरी ये है कि कस्टमर जर्नी पे हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, देन आई वांटेड टू नो बिकॉज ई कॉमर्स साइट पर एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। हम फिजिकली लोगों का आइडिया होता है, दुकान पे कोई आएगा और लेके चला जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन वहाँ पर जो एज पर आई नो दैट, एंड देन कुछ है कि वो पहले थोड़ा सोचता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आई वांटेड टू मैप करना चाहता हूँ मैं एज़ पर द योर एक्सपीरियंस कि कैसे हम वहाँ पे जो इंटरनेट की दुनिया में कस्टमर की जर्नी कैसे होती है। तो आई वांटेड टू नो ईच एंड एवरी एरिया कि जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप फिजिकली भी कर रहे हो, तो आप उसकी एक मैपिंग चाहता हूँ कि वो आप बनाएं। अच्छा, कस्टमर जर्नी ऑनलाइन वर्ल्ड में इस तरह होती है कि आप कस्टमर आपके सबसे पहले किसी टच पॉइंट पे आता है। वो आपसे या तो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या डायरेक्ट वेबसाइट पे वो आपका ब्रांड देखता है। फिर चाहे वेबसाइट पे जाए, चाहे सोशल मीडिया पे आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, वो आपसे आके कॉन्टैक्ट करता है और फिर वहाँ पर आके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर परचेज़ कर लेता है। फिर बैकएंड पे ये होता है कि जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, चाहे वेबसाइट पे हो, सोशल मीडिया पे हो, वो फिर सिस्टम में जाता है, वो वहाँ से उनका ऑर्डर प्रोसेस होता है, पैक होता है और फिर उनको कुरियर कंपनीज़ के थ्रू
डिस्पैच और डिलीवरी के लिए चला जाता है। ये सिर्फ मतलब क्या कहते हैं मेजर स्टेप्स हैं, बट बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जो उसकी डिलीवरी जो रूट्स हैं वो अपडेट हो रहे होते हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है कि कस्टमर पूछ रहा होता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुँचा, कब निकलेगा, ईद की छुट्टियाँ हैं नहीं हैं, मेरा फ़लाना लोकेशन में डिलीवर हो जाएगा, एक्स लोकेशन में डिलीवर हो जाएगा, वाई में हो जाएगा, इस टाइम हो जाएगा, इस टाइम नहीं होगा, मुझे 2 घंटे में मिल सकता है, प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो ये कुछ जो है वो जर्नी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होती हैं। फिर जो है उसमें चैलेंजेस भी होते हैं डेफिनेटली। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि आपका रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, रिटर्न्स आप कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। अमेज़ॉन आज दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो टेक कंपनीज़ में से एक है, सबसे बड़ी सप्लाई चेन कंपनीज़ में से एक है। उसके बाद अपने जहाज़ भी हैं, अपने ना मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट्स नहीं है, अपने जो है वो समुद्र के जहाज़ भी हैं, अपने कंटेनर्स भी हैं, अपनी पूरी एंड टू एंड उनके पास सप्लाई चेन है। उसके बाद भी उनका रिटर्न डेट है। इतने सारे डाटा, इतनी सारी मार्केटिंग, इतने सारे ब्रांडिंग के बाद भी। तो ठीक है, उतना जो है वो समझ में आता है, बट पाकिस्तान में थोड़ा सा रिटर्न डेट जो है वो ज़्यादा है। मतलब एट एवरेज जो है वो 20% 25% ब्रांड जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब उसके फिर अलग चैलेंजेस हैं कि बहुत सी बार जो है वो कुछ बार जो है वो कभी कभी कस्टमर्स अवेलेबल नहीं होता, कि कस्टमर्स उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, या वो गया हुआ है घर से, या वो ऑफिस टाइम पे नहीं निकल सकता, या कॉल नहीं उठा पाया, ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, मीटिंग में बैठा था, कॉल नहीं उठा पाया। और फिर कुरियर साइड पे भी कुछ इशूज़ होते हैं, नॉट ओनली कुछ, काफ़ी सारे इशूज़ हैं कि जो है वो कुरियर कंपनीज़ भी जो है वो फेक जो है वो रीज़न्स अपडेट कर रही होती हैं। कस्टमर से बेचारे से कांटेक्ट ही नहीं हुआ हुआ होता, कस्टमर का रीज़न अपडेट हुआ हुआ होता है कि कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर कस्टमर हमारे पास जो है वो बात कर रहा होता है कि मुझे जो है ऑर्डर चाहिए। तो कुछ ये चैलेंजेस होते हैं जो साइड में चल रहे होते हैं। थ्रू आउट द जर्नी हम ऐसी क्या मिस्टेक्स, मैं कहता हूँ, या फेलियर कहने या कलर थीम, जैसे हम अगर वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर थ्रू आउट द जर्नी कस्टमर एरिया में की है? काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी की हैं, अभी भी मिस्टेक्स करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे लर्न करें। जैसे रिसेंटली मुझे लगता है कि हमने अपने सोशल मीडिया में और अपनी वेबसाइट में चेंजेस करे, और अक्रॉस दी ब्रांड्स, कि हम बड़े जो है वो मोनोक्रोमेटिक थीम पे चल रहे थे, अब बहुत जो है वो सोफिस्टिकेटेड और सिंपल थीम पे चल रहे थे। देन वी रियलाइज्ड कि सही है, हमारा सोशल मीडिया काफ़ी जो है वो सिंपल है, तो हमें जो है वो एक चीज़ होती है कलर साइकोलॉजी जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पढ़ते हैं, तो हमने जो है वो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। हमने उस पर जो है वो डिफरेंट कलर्स ऐड ऑन करना शुरू किए, डिफरेंट जो है वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना शुरू किए। सोशल मीडिया पहले सिर्फ ब्लैक और वाइट डोमिनेंट था, उसमें थोड़े से कलर एड्स करे। पैकेजिंग में आहिस्ता आहिस्ता कलर एड्स करना शुरू करे, जो हमारी रिटेल आउटलेट्स हैं उस पर थोड़ा विजुअल कम्युनिकेशन में कलर्स ऐड करना शुरू किए। तो ये उससे थोड़ा जो है वो हमें लगा कि हाँ, ये हमें पहले करना चाहिए था। बहुत जो है वो एक सिंपल थीम चल रही थी। कलर एड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट कलर के डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं। एज़ पर कलर साइकोलॉजी लोग डिफरेंट कलर को देख के उन वो डिफरेंट थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। तो वो हमने जो है वो गलती करी, और कोशिश करते हैं अब ना करें और अभी भी लर्न करें। बहुत अच्छा। 3 पॉइंट्स को आप लिबरेट कर सकते हैं द क्वेश्चन कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपनी आपको कहाँ देखते हैं, एंड द नेक्स्ट 5 में आप एआई को कहाँ देखते हैं, एंड द नेक्स्ट 5 ईयर में आप, क्योंकि हमने 3-4 टॉपिक पर डिफरेंट बात की, ई कॉमर्स की बात कर लें या डिजिटल मार्केटिंग की कर लें, तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। मैं चाहता हूँ कि आप फोरकास्ट आप क्या देख रहे हो और अपने आपको नेक्स्ट 5 ईयर में आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 इयर्स में जो अपनी बात है, मेरे ख्याल से पहला मेरा भी फोकस यही है कि जो हमारी कंपनी है उसके बिज़नेस को लोकल मार्केट में और ज़्यादा पेनिट्रेशन उसकी की जाए, उसको एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिज़नेस मॉडल बनाया जाए, और उसको फिर हम इंटरनेशनली एक्सपेंड करें। ठीक है, एक ये प्लान है जो मुझे लगता है 5 साल जो इसमें ईज़िली लग जाएंगे। और इन द मेन टाइम उसके साथ फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ भी, अपनी लर्निंग, अपनी स्किल डेवलपमेंट, रेलेवेंट मार्केट ट्रेंड्स में जो है वो देखते रहें चीज़ें, उसके हिसाब से अप टू डेट रहें, वो करें। जहाँ तक बात है मार्केट की, ई कॉमर्स की, मुझे नहीं पता आपने लोकल मार्केट का सवाल किया, इंटरनेशनल, बट मैं दोनों का जवाब बता दे दें। देता हूँ हाँ, कि इंटरनेशनली मार्केट तो काफ़ी ग्रो कर रही है, और इंटरनेशनली मार्केट वो रियलाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह अगर आप देखें, आप दुनिया में जैसे वॉलमार्ट की एग्जांपल लेते हैं, वॉलमार्ट लोगों को लगता है एक रिटेल डोमिनेंट बिजनेस है, बट अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट सही है, रिटेल डोमिनेंट बिजनेस तो है, बट आप उनकी ई कॉमर्स की ग्रोथ देखें वो कितनी हुई है रिसेंट टाइम्स में। सो दे हैव बीन कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ अमेजॉन एंड अदर ईबे एंड अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। तो इंटरनेशनल मार्केट तो सही डायरेक्शन में जा रही है, ग्रोथ भी हो रही है। लोकल मार्केट में जो चैलेंजेस काफ़ी हैं, आई यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, बट मुझे लगता है कुछ बॉटल नेक्स हैं जो हमें एज अ मार्केट जो है वो चैलेंजेस हमें फेस कर रहे हैं,
वो अगर हम थोड़े रिजॉल्व करें तो मार्केट और ग्रो कर सकती है, कस्टमर को और बेनिफिट मिल सकता है, मार्केट ग्रो हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और हो सकती है, लेजिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे मिसाल के तौर पे जो एड स्पेंड है उस पे जो है वो अप टू 35% टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल वो ऐसे ही। उसका कोई पूरी दुनिया में कोई टैक्स नहीं होता इस पर, जनरली डेवलप मार्केट्स में, ठीक है। होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है, बट हमारे यहाँ अप टू 35%, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो उस पर अप टू 35,000 आपको टैक्स देना है। तो वो उसका कोई रैशनल नहीं समझ में आती। पर अभी ट्विटर बैन हो गया, ठीक है। ट्विटर की बहुत साइजेबल मार्केट नहीं थी पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग, बट एटलीस्ट एक इन्फ्लुएंशियल मार्केट थी। तो वो अगर बैन नहीं होती, ठीक है। फिर अभी आज जब हमारी बात हो रही थी कि आज सुबह आया शायद एक वीक के लिए जो है वो इंटरनेट बंद होने जा रहा है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया सारे सोशल मीडिया तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो प्लेटफॉर्म्स रहे बंद होने जा रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर मुहर्रम, ठीक है। सिक्योरिटी और हर चीज़ ज़रूरी है, रिलीजियस जो है वो तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। बट एटलीस्ट हैं। अगर चैनलाइज करें उसको। ये चैनलाइज करें, उसका एक प्रॉपर सिस्टम हो। अब अगर हम जैसी कंपनी है, हमारा तो पूरा सिस्टम चल ही इंटरनेट पे रहा है। हमारी कस्टमर बाइंग से लेके, हमारी सेल से लेके, हमारी कस्टमर कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट। हमारे पूरे कंपनी के सिस्टम्स, CRM, सॉफ्टवेयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ इंटर, व्हाट्सएप इवन, वो भी इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरह जो है वो कंपनी। और एक वीक इज़ अ बिग टाइम, मतलब एक वीक का मतलब है कि महीने में सिर्फ 4 वीक होते हैं। तो आपने 25% ऑफ द टाइम तो आपने मेरा जो है वो उसमें से निकाल दिया, बट मुझे जो एक्सपेंसेस हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो सैलरीज है, वो मुझे 4 वीक की देनी है। तो वो थोड़ा मुझे बिल्कुल। लगता है चैलेंजेस हैं। ये जो है वो अगर मार्केट के रिजॉल्व होंगे। फिर एक चैलेंज है जो लोग, मुझे नहीं लगता उसको चैलेंज देखते, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है हमारी, उस पर बहुत ज़्यादा बहुत जो है ज़्यादा वो काम करने की ज़रूरत है, हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो है वो शहरों में रोड नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे शहरों में जो है वो कोरियर कंपनीज़ के ऑपरेशंस नहीं है, बहुत सारे शहरों में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर साइड पे जो है वो इंटरनेट इशूज़ हैं, तो वहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द एयर जो है वो इंटरनेट इशूज़ रहते हैं। विंटर्स आती हैं तो वहाँ पर इंटरनेट का बहुत इशू हो जाता है, रोड नेटवर्क का इशू है। तो मुझे लगता है ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हम रिजॉल्व करें तो एज अ मार्केट हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। और उसमें कि हमें कोई बाहर से मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल मार्केट में इतना पोटेंशियल है, लोग इतने टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं और मेहनती हैं कि लोग जो है वो मार्केट को डेवलप और ग्रो करवा सकते हैं, अगर ये फाउंडेशनल इशूज़ जो हैं कुछ सही हो जाएँ। पर्सनल पे बताया नहीं आपने, अपने आप को कैसे ग्रोथ करेंगे। शादी भी डाल देते यार, शादी भी कर लूँगा मैं 5 साल में तो शायद हो जाए। अच्छा, शादी का मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल भी तो इम्प्रूवमेंट है ना, पर्सनल हाँ, ग्रोथ हो गई ना। पर्सनल। ग्रोथ होगी पर्सनल भाई, 1 से 2 होंगे फिर 3-4 हो जाएंगे। अच्छा नहीं, फ्रैंकली कि शादी का सोचा नहीं कि उससे जो है वो प्रोफेशनल लाइफ का नहीं, क्या मैं तो लेंगे ऐसे ही क्या मजाक नहीं में है। कहा कि कुछ हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हाँ, लानी पड़ती है ना नहीं मुझे भी। बट मतलब पर्सनल लाइफ में क्या आप सीखेंगे, मेरा पॉइंट ये भी अच्छा, था। पॉइंट ये कि नंबर 1 जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उस पर जो है वो और थोड़ी जो है वो उस पर फोकस किया जाए, उस पर निखार लाया जाए। जैसे ब्रांडिंग है, ई-कॉमर्स है। अब आजकल ये आपके साथ आज बहुत लर्न किया पॉडकास्ट के बारे में कि किस तरीके से पॉडकास्ट किया जाता है, सवाल किस तरीके से होते हैं, सेटअप किस तरह लगता है। तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा एक एट द नया एंड। पॉडकास्टर मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं, ठीक अच्छा है। नहीं है, तो मैंने कहा बट शायद। लर्न करते हैं डेफिनेटली। वो ब्रांडिंग मार्केटिंग कंपनी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ऐड होता है कि किस तरीके से सेट लगा हुआ है, किस तरीके से जो है वो साउंड प्रूफिंग लगी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह लर्न करते हैं, वो लर्न करें। कोशिश यही है कि इसको लर्न करते रखें, मार्केटिंग से लेके, प्रोडक्ट से लेके, ऑपरेशन से लेके। मेरा अकाउंट्स और फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, तो अकाउंट्स और फाइनेंस की मैं बहुत चीज़ें लर्न कर रहा हूँ इस साल के। किस तरह जो है वो अकाउंटिंग बुक्स को जो है वो रखा जाता है, किस तरह जो है वो लीगली रिपोर्ट होती हैं, किस तरह टैक्सेशन किस तरह होती है, वो सब चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। फोकस में यही है कि इसको लर्न करते रखें। कोई एक ऐसा स्किल बताया ना कि मैं चाहता हूँ इस साल 2024 में मैं इसको लर्न कर लूँगा, या कंप्लीट कर लूँगा, या इसकी एजुकेशन हासिल कर लूँगा। इस साल का गोल क्या है आपकी स्किल के ऊपर? इस साल के स्किल में जो न्यू एडिशन मेरा था वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। वो मुझे था कि पावर बीआई जो है वो यूज़ करना सीखना है। तो पावर बीआई एक एनालिसिस टूल बोलना है, रिपोर्टिंग टूल बोलना है, एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो वो मैं लर्न कर रहा था और उसमें जो है कुछ थोड़ी चीज़ें भी जो है वो सीखनी है। तो एक वो टिक था। लास्ट ईयर तक का मेरा गोल था ग्लोबल सर्टिफिकेशंस का, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर आप मेरे लिंक्डइन पे भी जाएंगे तो वहाँ पर है कि कितनी सर्टिफिकेशंस कर ली। 10 का गोल था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया हाँ, वो माशाल्लाह। कंप्लीट कर लिया था। एक थोड़ा सा ये है कि कुछ टाइम थोड़ा सा आप जो है वो एक गोल पर्सनल लाइफ का ये है कि पर्सनल हेल्थ के लिए थोड़ा सा निकालना है कि थोड़ी सी फिटनेस, थोड़ी सी जिम और थोड़ी सी एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स कुछ थोड़ा सा किया जाए कि हर वक्त काम काम, उससे थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ भी ऐड की जाए। अच्छा, मतलब फिर एक बहुत ब्रांड की भी आपने बात की है,
सेंड एंड सीक्रेट्स की जो बात करें, उसकी क्या स्ट्रेटजी आप डिजिटल मार्केटिंग की करंटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें तो हमें खुशी होगी। अच्छा तहसीन भाई, एक चीज़ नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सोशल मीडिया भी है उसमें, मीम्स भी हैं उसमें, रील अच्छा, उसके मार्केटिंग अंदर भी मीम्स? यस, उसके अंदर लोग वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि लोग जो है वो एंटरटेन होना पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं कि कैजुअल लाइफ के बारे में बात हो रही हो, तो वो फिर मीम मार्केटिंग भी है, कंटेंट मार्केटिंग भी है, वीडियो मार्केटिंग भी है, पेड एड्स भी हैं, एसईओ भी है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं कि ब्रांड को जो है वो ग्रो करें। फिर डेफिनेटली एक प्रोडक्ट साइड भी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड भी है, एक जो है वो उसकी सप्लाई साइड भी है। तो वो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ब्रांड को एक चीज़ करने से जो है वो ग्रो हो जाता है। डेफिनेटली कोई आउटलायर, कोई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फैक्टर एक ही बनता है, बट जो है वो सब चीज़ों का जो उसमें पार्ट होता है, तो उस तरह डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर उसको यूज़ करके करते हैं। और वो अभी भी ट्राई, कीप एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्रायल चलता रहता है। डेफिनेटली वो ब्रांड ऐसा नहीं होता कि कभी कोई एक चीज़ कर ली आप ज़िंदगी भर वही चीज़ चलती रहेगी। वो कंटिन्यूसली एक 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 जर्नी होती है, एक एक जो है लाइफ होती है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। और लोग सिर्फ वो चीज़ देखते हैं कि जो चल गई, जो सामने आ गई। वो एक चीज़ सामने आने से पहले हम पीछे 10 बार जो है वो पीछे ट्रायल एंड एरर कर रहे थे। जिस तरह भी बिहाइंड द सीन्स आपके जो है वो क्या कहते हमारे हैं डिस्कशन एडिटर से बात हो रही थी, वो यही थी कि एक रील बनाने से पहले, एक वीडियो बनाने से पहले 10 बार एडिटिंग होगी, 10 बार उस पर चेंजेस होंगे। एक बंदा मार्केटिंग टीम कुछ फीडबैक देगी, सेल्स टीम कुछ देगी, कंटेंट वाला कुछ फीडबैक देगा, तो वो चेंजेस होके फिर फाइनल एक चीज़ आती है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऑन द गो चलता रहता है। अच्छा, प्रोडक्ट पे कभी नेगेटिव फीडबैक आता होगा, क्रिटिसिज्म आता होगा, तो उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं? या पर्सनल लाइफ पे भी आता हो? कभी कभी क्या डेली आता है, प्रोडक्ट पे भी, पर्सनल लाइफ पे भी। बट डेफिनेटली अब कोई अगर आपसे बाय कर रहा है तो उसका राइट है कि वो उस पर आपको कमेंट करे। उसको अगर पसंद आया तो भी आपको बताए, और ना पसंद आया तो भी आपको बताए। और आपको वो क्रिटिसिज्म लेने की जो है वो हिम्मत होनी चाहिए। हम सुबह से शाम तक अगर हम हज़ारों कस्टमर्स को सर्व करते हैं, तो हर कस्टमर को हर चीज़ पसंद नहीं आती। तो हम कोशिश करते हैं कि वी स्टे ग्राउंडेड इन अ सेंस कि हम उसके मसले हल करें। फॉर इंस्टेंस, हमने जब रिटेल आउटलेट्स खोली तो एक चैलेंज आ रहा था कि ई कॉमर्स के कस्टमर्स को रिटेल आउटलेट्स पे किस तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाएगा अगर उसको गलत ऑर्डर चला गया। ठीक है, तो वो पहली सेंस में तो कि गलत ऑर्डर जाए ही नहीं, बट अगर चला गया तो उसको ई कॉमर्स के कस्टमर को जिसका डाटा रिटेल आउटलेट पे नहीं है, वो उसको किस तरह से जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उसका एक्सचेंज हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें डेली फेस करते हैं, कर रहे हैं, और कोशिश यही करते हैं कि बर्दाश्त करें, सुने, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो उसको जो है वो पॉजिटिवली लें। और उस पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस पर रिएक्ट करें, उस पर जो है वो प्रोएक्टिवली उस पर रिस्पॉन्सिव रहें, काम करते रहें, सीखते रहें। पर्सनल कभी लाइफ कभार पे डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो मोटिवेट कैसे रखते हैं फिर अपने आप को? मोटिवेटर की जो स्पीच वगैरह वो सुनते हैं या कुछ? डेफिनेटली कंटेंट तो देखते ही हैं, मोटिवेशन कंटेंट देख रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके साथ बैठ के जो है मोटिवेशन मिल जाती है, तो उनके साथ थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं। फिर जो है कुछ पास्ट की जर्नी के बारे में सोच के कर लेते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ किया है, पहले गाड़ी नहीं थी आज गाड़ी है, पहले जो है वो ये चीज़ नहीं थी आज ये है, तो सही है, लगे रहना ताकि आगे भी जो है वो अपनी ख्वाहिशात और ज़िंदगी अपनी अपनी फैमिली की बेहतर करते रहें। तो वो उससे मोटिवेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे लगता है यही मिल जाती है कि अपनी लाइफ जो है वो एट लार्ज किस तरह जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो उसको जो है वो नज़र में रखते हैं कि उसको से मोटिवेशन लेके इम्प्रूव करते हैं। ऐसी क्या की हैबिट है जो आपको कहते हो कि ये मेरी एक ऐसी आदत है जो मेरी सक्सेस में मुझे बहुत हेल्प आउट करती है? यार वो आदत पता नहीं, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लोग समझेंगे पता नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रहा है, बट नहीं, बता दें क्या है इसमें, अगर अच्छी चीज़ हो मे तो। बी शायद ये कि डोनेशन जो है वो बहुत रेगुलरली जो है वो प्रैक्टिस में रखना, और जो है वो अपार्ट फ्रॉम जो एनुअली जो है वो ज़कात देनी थी उसके अलावा भी। और मे बी शायद कि पेरेंट्स के साथ, अम्मा अब्बा के साथ जो है वो काफ़ी एक अच्छी रिलेशन है, और मतलब उनकी शायद ही कोई बात ऐसी होती है कि जो कोशिश करता हूँ कि पहले तो कि मना ना करूँ, तो वो मतलब फोकस में रखता हूँ, वो खुश रहते हैं। नंबर 3, कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम और सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ जो है वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखूँ। और हेल्दी रिलेशनशिप डेफिनेटली टू वे होता है, वन वे नहीं होता। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर टीम मेट्स हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उनकी एजुकेशन है, तो उनकी एजुकेशन में सपोर्ट कर दूँ, नॉट फाइनेंशियली ओनली। सही है, फाइनेंशियली कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं करनी पड़ती, बट ये कि अगर किसी को क्लास के लिए जाना तो उसको टाइम दे दिया, किसी का पेपर है तो उसको ऑफ दे दिया। फजूल में जो है वो अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो बदतमीज़ी ना की जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ क्या, वैसे किसी भी सेंस में बदतमीज़ी ना की जाए, बट जो है वो हम्बल रह के बात की जाए,
कोई अगर बात करने आ रहा, अपना इशू लेकर आ रहा है, चाहे प्रोफेशनल हो पर्सनल लाइफ का हो, तो बेशक हल ना भी करें बट एटलीस्ट बैठ के सुन लें। सो ये मुझे लगता है 3-4 चीज़ें हैं कि लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, और कोशिश करता हूँ हेल्दी रिलेशनशिप्स ही रहें कि उससे जो है वो सीखने को भी मिलता है। हेल्दी रिलेशन होता है तो बंदा फिर ओपनली आपसे बात करता है। तो ये मुझे लगता है शायद मे बी ये reason हेल्दी है। रिलेशनशिप से बात करते हैं हम। अभी मैं अगर नेटवर्किंग की बात करूं तो व्हाट डू यू थिंक कि नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस क्या है आज के दौर में? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। एक तो हम फेसबुक पे कनेक्शन भेजते हैं या इंस्टा या समथिंग, वो एक अलग एरिया है, और एक फिजिकल जिसमें हम इवेंट्स में जाते हैं और हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। इन दोनों की इंपॉर्टेंस मैं जानना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि अगर हम इन दोनों को यूटिलाइज करें तो हमें कि बिजनेस में क्या इम्पैक्ट, फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे हम, या हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में तो बहुत ही ज़रूरी है नेटवर्किंग। इवन मैं चाहता हूँ दोनों पे बताएं, फिजिकल बात कर रहे हैं या डिजिटल की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नेटवर्किंग जो है ना, फिजिकली और डिजिटली बहुत अलग नहीं होती। आप दोनों में रखो बट एटलीस्ट बात करो, कम्युनिकेशन हो एट ग्राउंड, और जब मौका मिले तो फिजिकली भी आप कर लो। फॉर इंस्टेंस मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे लाहौर के, मेरी उनसे मुझे 2 साल से जो है वो सोशल मीडिया पे दोस्ती थी। एक बिज़नेस की बातें, वॉइस नोट, व्हाट्सएप पे चीज़ें चल रही होती थी। मैं 2 साल बाद गया लाहौर तो मैं उनसे जाके फिजिकली मिला, मुलाकात की। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मैं अपने ज़िंदगी में पिछले 3 साल में मैंने जिस इंसान से बहुत कुछ सीखा है, मतलब इतना सीखा है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत चीज़ें उनसे सीखी हैं, नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी ओनली बट पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो। उनसे मैं ट्विटर पे मिला था, मैंने उनको एक दिन रैंडमली जो है वो मैसेज कर दिया, बड़ा डर के कि यार ये इतने क्या बड़े बंदे सोचेंगे, हैं, क्या क्या समझेंगे। सोचेंगे, क्या करेंगे, और इतने बड़ी जो है पर्सनैलिटी, इतने बड़े प्रोफेशनल हैं, इतने बड़े इंसान हैं। तो मैंने बस डर के मैसेज उनको कर दिया। वो दिन आज का दिन है, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, भी कहीं फंसता हूँ तो उनको मैसेज करता हूँ, उनसे जो है वो एक मुलाकात हो रही होती है हर 2 महीने 3 महीने में। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन फिजिकल हो डिजिटल हो बट हो, और फिर नेटवर्किंग आपका काम होता है, आप सीखते हो दूसरे लोगों से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको गैप्स पता चलता है। अगर कोई इंडस्ट्री में अपने आप को अप टू डेट रखना चाहे इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करोगे? यूट्यूब रिकमेंड करोगे, यूडीमी, कोर्सेरा, एनी अदर फॉर्मेट, या कोई इन्फ्लुएंसर बता दें? मेरे ख्याल से अपने ही प्रेफरेंस है कि अगर आप यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप यूट्यूब पे फॉलो कर लें, अगर आप इंस्टाग्राम करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे कर लें। अब जो है वो बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पे हेड ऑफ़ इंस्टाग्राम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुजेरी, एडम मुजेरी उनका नाम है, तो आप उनको फॉलो कर लें, वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। नील पटेल हैं, दुनिया के एसईओ बड़े के। मार्केटियर, जो है वो एसईओ का वन ऑफ द रिनाउंड नेम है, नॉट ओनली इन एसईओ, अब तो वो कंटेंट क्रिएशन में भी एक बहुत बड़े जो है वो मतलब मार्केटिंग की दुनिया में ग्लोबली उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनको फॉलो कर लें। फिर आप जो है वो सेल्स में और लीड जनरेशन में आप साबिर सूबरी को कर लें। आप जो है वो उसके अलावा अ, उनको कर लें, एवन को कर लें। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और अपनी पसंद के हिसाब से एक, जैसे एक यूट्यूब पे चैनल है वैल्यूटेनमेंट के नाम से, तो आप उसको फॉलो कर लें। तो आप काफ़ी सारे जो है वो क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को, एज़ पर योर फील्ड। अब ज़ाहिर है हर किसी की फील्ड अलग है, हर किसी का जो है फील्ड के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स अलग हैं, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ। आपकी जो पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप उनको फॉलो करें, उनसे सीखें। जिस भी आपको इंडस्ट्री के लिखेंगे, मेरे ख्याल से अब हर इंडस्ट्री में ही उसके इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ें जो है शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करें, देखें। कोई ऐसा सवाल आपको लगे थ्रू आउट द जर्नी, कि आप जब आ रहे होंगे वहाँ से, या सोच रहा होगा कि तहसीन इस्लाम, गेन विद तहसीन के हम जब चैनल पे जाएंगे तो ये एक सवाल शायद वो मुझसे करेंगे, तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर लूँ, और मैं वो मैंने सवाल ही नहीं किया पूरी थॉट जर्नी। कोई एक ऐसा सवाल होता है ना कि घर से बंदा, मैं भी अज्यूम कर रहा होता हूँ कि यार वो बंदा कैसा होगा, क्या होगा, एक हम बना रहे होते हैं इमेज। तो कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे नहीं की अभी तक? नहीं, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर की। हमने यही पे भी बात कर ली, हमने कस्टमर साइड की भी बात कर ली, हमने प्रोडक्ट साइड की भी बात कर ली, मार्केटिंग की भी बात की। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली हैं। कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो तो जिस पे आप चाहते हो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। फिर हम इसको वरना क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, मेरे ख्याल से हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैंने शायद आपकी पर्सनल पे बात नहीं की कि आपको गेम में क्या पसंद है, कि फारिग टाइम में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जो मुझे भी याद आया। तो कभी फारिग वारिग भी होते हैं, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस आप रन कर रहे हो, तो उसमें क्या? क्रिकेट का शौक था, बट लास्ट लास्ट 4-5 ईयर्स में बिल्कुल ही अब टाइम कांस्टेंट इतना होता है, टाइम बहुत कम मिलता है, तो अब कोई ऐसा स्पोर्ट्स या गेम जो है वो नहीं खेल पाते, क्योंकि जो है वो जब सोकर उठते हैं उससे लेके रात जो है वो सोने तक जो है वो सिर्फ काम चल रहा होता है। तो सही है, उसमें फ़न भी चलता है, दोस्ती यारियाँ भी चलती हैं, घूमना फिरना, हंसी मजाक,
उठना बैठना आउटिंग वो सब चीज़ें भी पार्ट होती हैं। बट एज सच जो है वो डेडिकेटेड अब कोई टाइम नहीं है कि स्पोर्ट्स भी करना है और कोई गेम भी खेलना है कोई ऐसा जाते जाते मैसेज व्यूवर्स को आप देना चाहें कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो जाए इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स? आपकी थ्रू आउट द जर्नी माशाल्लाह से आप ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, फिजिकली प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मैसेज उनको देना चाहें कि अगर वो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो दिस स्टेप उनको, यानी कि ये स्टेप उनको फॉलो करने चाहिए? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं उसमें। पहली ये है कि पहले डिसाइड कर लें करना क्या है, किस स्किल या किस इंडस्ट्री को फॉलो करना है, और जिसको फॉलो करना है क्या फ्यूचर में उसकी डिमांड है। आज तो है बट क्या जब तक आप उस लेवल पे आएंगे सीख के तो क्या उसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो वो देख लें और फिर लोगों से अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें, अच्छे से मिलें, हेल्दी रिलेशनशिप रखें पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। और प्रोफेशनली स्किल एक ढूंढें और जो स्किल ढूंढ लें कर लें उस पर लगे रहें, उस पर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप वैसी एवरेज लोगों से जो है वो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ग्रिप है किसी स्किल पे या किसी चीज़ की नॉलेज पे, वो वक्त के साथ ही आती है, वो करने से आती है। तो वो देखते रहें और उस पर लगे रहें। मतलब जो है वो ओवरनाइट मे बी शायद बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, आई डोंट नो, बट शायद सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक ये हुआ कि हमें लगने लगा कि हर चीज़ ओवरनाइट बिल्ड हो जाती है। अब आज जो है वो शायद अगर आप बैठ के आप डिजिटल एम्ब्रॉयडरी की बात कर सकते हैं तो आप वो इसलिए कर सकते हैं कि आपने एक पूरा पूरी अपनी ज़िंदगी का जो है एक मेजर जो है वो 20 साल आपने दे दिए। तो वो आज आप इसलिए बात कर सकते हैं उस पर। आप अगर आप यूएस से जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट पे आप बात कर सकें, आप क्लाइंट मैनेजमेंट से बात कर सकें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात कर सकें, तो आप इसलिए कर सकते हैं आपने 20 साल दे दिए। तो आप जो भी चीज़ लाइफ में कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करें। बेशक आप उसमें 6 महीने ले लें, 1 साल ले लें, 2 साल ले लें, बट जब भी आप सोच रहे हैं तो उससे स्टिक करें और उसको रिलीजियसली फॉलो करें, उस पर लगे रहें। और लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट टेक्निकल मुश्किल चीज़ है कि आप एक काम पे लगे रहो, उसको ईमानदारी से कर रहे हो तो उसमें आपको जो है वो कामयाबी ना मिले। मुझे ऐसा लगता है ये हमने बहुत गैर ज़रूरी तौर पे हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। चीज़ें सिंपल हैं। इसमें ये भी ऐड कर सकते हो आप कि अगर वो उनके एज अ बिजनेस में आ रहे हैं तो उनके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, या ये स्किल्स उनके पास होने चाहिए इन दी एंड कि अगर वो ई कॉमर्स में आ रहे हैं तो कोई अगर उसकी आप समरी दे सकते हो। जैसे आपने मुझे कहा था कि फाइनेंस में लर्न करो, तो इट्स मीन्स कि आपका वो एरिया कमज़ोर होगा, दैट्स वाई कि आप अभी भी स्टिल इंप्रूव करें। और यही होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो जिस एरिया में कमज़ोर होता है वो उसको सीखता है और आगे बढ़ता है और इम्प्रूव करता रहता है। तो कुछ ऐसे स्किल अगर समराई में देने चाहिए कि दिस इज़ द स्किल, इन पे आज से ही काम शुरू कर दें तो आसानी होगी आगे जाके। मेरे ख्याल से इसकी 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 तो यही कि आप जिस फील्ड में आ रहे हो उसकी टेक्निकल स्किल या टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप गारमेंट्स में काम कर रहे हो तो आपको उसकी प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट की फील्ड और इंडस्ट्री नॉलेज हो कि भाई गारमेंट्स चलता किस तरह है, सोर्सिंग किस तरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, टेक्निकल क्या होता है, उसमें GSMs क्या होते हैं। फिर आप हेल्थ एंड ब्यूटी में हो तो उसकी जिस फील्ड भी आप काम करो उस फील्ड की या स्किल की टेक्निकल नॉलेज तो हो आपके पास। बट एट द सेम टाइम आपके पास फिर दूसरे भी जो है ना सॉफ्ट स्किल्स भी हो, आपके पास जनरल नॉलेज हो अपनी फील्ड की, और एट लार्ज आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो उसकी जनरल नॉलेज हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि यार ठीक है मानसून सीज़न कब होता है, कब डिलीवरीज जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, सर्दियाँ कब आती हैं, गर्मियाँ कब आती हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से आपकी जो है प्रोडक्ट की डिमांड जनरली आगे पीछे होती है। तो वो पता हो जनरल नॉलेज। फिर आपके पास जो सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन को जिस तरह हमने पहले बात की, तो मिक्स एंड मैच है। आपके पास कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है कि इंसान के पास हर चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ में वो परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ उसको आ नहीं सकती, बट आपके पास कुछ टेक्निकल, कुछ से मुराद कोई एक एटलीस्ट स्किल तो हो जो आप लेके जो है वो एंटर हो, ठीक है। वो आप उस स्किल पे पहले थोड़ा काम कर लो, उसको थोड़ा ठीक सीख लो, उस पर थोड़ा निखार ले आओ, फिर उस स्किल के साथ जो है वो इंडस्ट्री में एंटर हो, बाकी चीज़ें आप ऑन द गो सीखते रहो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मैंने बड़ी इन्जॉय किया, स्पेशली जो एआई वाला सेक्टर था हमारा, क्योंकि को रिलेशन बना तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आपका। सर लाइकवाइज, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।